जब तक डेमन अपने हथियारों का परीक्षण और अपने नए विस्तारित मन भंडार के साथ प्रयोग समाप्त कर पाया, तब तक आधी रात बीत चुकी थी। थकान ने उसके शरीर को झकझोर दिया, लेकिन उसने खुद को केंद्रित रखने के लिए मजबूर किया। अपनी सामग्री का संग्रह निकालकर उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया था उसे ध्यानपूर्वक दर्ज किया। सूची में राक्षसी तरल पदार्थ, जड़ी बूटियां और रासायनिक घोल शामिल थे। हर वस्तु को एक खास उद्देश्य से चुना गया था। ये काम करेगा, डेमन ने सोचा। उसकी आंखें सूची पर नजर गड़ाए हुए थीं। उसने जानबूझकर पहले से तैयार जहर खरीदने से परहेज किया था। न सिर्फ वे महंगे थे, बल्कि उन्हें खरीदने से एक ऐसा निशान छूट जाता था जो उस तक वापस पहुंच सकता था। इसके बजाय उसने कच्चा माल इस्तेमाल करने का फैसला किया था और खुद ही जहर बनाने की योजना बना रहा था। दो मुख्य जहरों की जरूरत थी, एक जो तेजी से मार सके और दूसरा जो तेजी से असर करे। इसके अलावा उसे लकवा मारने वाले जहर, अशक्त करने वाले जहर और हमला करने और भागने दोनों के लिए धुएं की जरूरत थी। धुआं बम प्राथमिकता थे, विशेष रूप से वे जो उसकी गंध को छिपा सकें। 2 दिन, डेमन ने धीरे से कहा। वह अपनी छाया भूख को दबाने के लिए इतना ही समय निकाल पाता था जबकि वह सचेत रहता। इससे ज्यादा समय और लगता तो भूख उसे जकड़ लेती। स्वर्णिम अनुपात 50% का छाया भूख स्तर था। इस सीमा पर उसके आंकड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन उसका मन नियंत्रण में रहा। इससे अधिक होने पर अराजकता का खतरा था। ये पर्याप्त समय नहीं है, डेमन ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कड़वाहट से सोचा। उसकी जादुई क्षमताएं उसके साथियों से बहुत पीछे थीं। हालांकि वे अनोखे मंत्रों का प्रदर्शन करते थे, डेमन मुश्किल से एक साधारण छाया जादू की गोली चला पाता था। काफी नहीं, वह बुदबुदाया। लेकिन अपने 5x कौशल से मैं उन्हें घात लगाकर शारीरिक रूप से कुचल सकता हूं। उनसे सीधे मुकाबला करना आत्महत्या होगी और डेमन को यह पता था। वह वॉर हॉल्स छात्रावास की ओर वापस चलने लगा। उसके दिमाग में योजनाएं घूम रही थीं। मुझे अपनी तैयारी पूरी करने के लिए अगले 2 दिन क्लास छोड़नी पड़ेगी। एक लक्ष्य, बस इतना ही चाहिए। उसकी आदतों का अध्ययन करो, सही समय पर वार करो। एक और जान, बस इतना ही चाहिए मुझे आगे बढ़ने के लिए। स्तर बढ़ाने से उसे नए सिस्टम पुरस्कार मिल सकते हैं, जिससे संभवतः उसे बढ़त मिल सकती है। जब वह वॉर हॉल्स के छात्रावास में पहुंचा तो मुख्य दरवाजा बंद था, जैसा कि अपेक्षित था। सामने से अंदर जाने की कोशिश करना मूर्खता होगी। पिछला दरवाजा भी शायद बंद था, लेकिन डेमन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। रात ने अकादमी को अंधेरे में ढक दिया था, लेकिन डेमन ऐसे चल रहा था मानो दिन का उजाला हो। उसकी बढ़ी हुई दृष्टि ने परछाइयों को बेमानी बना दिया था। वह बाड़ की दीवार के साथ साथ चलता रहा और मायावी जादू से छिपे हुए हिस्से से फिसलता हुआ निकल गया। रास्ता उसे छात्रावास के बगीचे में ले गया। वहां से डेमन एक तरफ के दरवाजे से होते हुए रसोई में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, बर्तनों की हल्की सी खनक और किसी जलने की तीखी गंध ने उसकी इंद्रियों पर आक्रमण कर दिया। रसोई में मानो अफरा तफरी मच गई थी। बर्तन और बिखरी हुई सामग्री हर जगह बिखरी पड़ी थी। डेमन ठिठक गया। उसकी आंखें इस अव्यवस्था को देखकर सिकुड़ गईं। इस गंदगी के बीच में लियोना वेलेफिया खड़ी थी, जो बुरी तरह जली हुई किसी चीज से जूझ रही थी। वह बेचैनी से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी और धीरे से बुदबुदा रही थी। जब उसने जोर से पेन नीचे गिराया तो डेमन का दिल धड़क उठा। बकवास, मुख्य नौकरानी यह सुन लेगी। लियोना फुसफुसाई, उसकी सुनहरी आंखें घबराहट में फड़क रही थीं। डेमन बाहर निकलने की ओर मुड़ा। उसका इरादा पूरी तरह से ये था कि वह उसके ध्यान में आने से पहले ही वहां से निकल जाएगा। लेकिन लियोना ने उसे देख लिया। उसकी आंखें किसी भूखे व्यक्ति की तरह चमक उठीं, जिसे अभी अभी मोक्ष मिला हो। बिना किसी हिचकिचाहट के वह काउंटर पर कूद पड़ी और डेमन को दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। आह, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें सारी रात ढूंढता रहा। मैं अकादमी के बाहर भी गया, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। पब फ्यूचर विज्ञापन। डेमन ने उसे घूरा। उसकी आवाज धीमी और ठंडी थी। मुझे जाने दो। लियोना ने उसका हाथ छोड़ने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाए। माफ करना, उसने धीमे स्वर में कहा। बस, मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। डेमन की निगाहें सख्त हो गईं। ऐसे मत बनो जैसे हम दोस्त हैं। अब मेरे रास्ते से हट जाओ, इससे पहले कि मुख्य नौकरानी यह शोर सुन ले। लियोना ने अपने होंठ काटे। उसकी सुनहरी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वह किसी ऐसी बच्ची की तरह लग रही थी जिसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति ने डांटा हो। फुसफुसाहट से थोड़ी ऊंची आवाज में उसने कहा, लेकिन मुझे भूख लगी है। डेमन ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसकी विनती सुनी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। लियोना उसे देखती रही। उसका चेहरा उतर गया क्योंकि उसकी उदासीनता साफ दिखाई दे रही थी।
उसे अपनी मनमर्जी चलाने की आदत थी, चाहे अपने पिता के साथ हो या भाइयों के साथ, लेकिन डेमन पहले जैसा ही ठंडा रहा। उसके दिमाग में कोई हल ढूंढने की जल्दी थी। अगर उसने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो उसे फिर से भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उसे अपने कर्ज की याद आई, वह कर्ज जिसकी अदायगी न होने पर हर दिन 70% का भारी ब्याज लगता था। डेमन ने आज इसका जिक्र नहीं किया था, जिसका मतलब था कि वह शायद इसे बढ़ने दे रहा था। ज़ेनी, उसने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। डेमन बीच कदम पर ही ठिठक गया, उसका सिर थोड़ा घूम गया और वह बर्फीले तिरस्कार के साथ उस पर भड़क उठा। क्या कहा आपने? उसने अपनी मुद्रा सीधी की और उसकी घूरती निगाहों का सामना किया। अगर तुम मेरे साथ खाना बनाओगे और खाओगे तो मैं तुम्हें ज़ेनी में पैसे दूंगा, और मैं कल का अपना कर्ज भी अभी चुका दूंगा। लियोना ने अपने नाइटवियर में हाथ डाला जिसमें एक छोटी सी जेब थी और अपना पेजर निकाला। मुझे अपना पेजर नंबर दे दो, मैं कल का कर्ज चुका दूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। डेमन ने एक भौं उठाए, उसकी सीधी सादी बात से एक पल के लिए चौंक गया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने नरमी दिखाई और उसे अपना नंबर दे दिया। कुछ पल बाद उसके अपने पेजर से एक डिंग की आवाज़ गूंजी। उसने पेजर निकाला और अविश्वास से नोटिफिकेशन को घूरने लगा। लियोना वेलेफिया ने उन्हें 80,000 ज़ेनी हस्तांतरित कर दिए थे। डेमन स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें स्क्रीन पर प्रदर्शित आकृति को देखकर सिकुड़ गईं। इस लड़की ने यूं ही 80,000 ज़ेनी भेज दी। मैं तो उससे सिर्फ एक दिन का मूलधन ब्याज मिलाकर 8,508.1 ज़ेनी ले रहा था। क्या उसे साधारण गणित भी नहीं आता? जब उसने दोबारा रकम गिनकर देखा तो उसका दिमाग घूम गया और उसे यकीन हो गया कि उसने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। एक पल के लिए उसका अविश्वास मनोरंजन में बदल गया। डेमन मुस्कुराया, उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान फैल गई। अच्छा, तुम क्या खाना चाहोगे? उसने हल्के स्वर में पूछा, जिससे उसके अच्छे मूड का पता चल रहा था। लियोना मुस्कुराए, उसकी सुनहरी आंखों में एक शरारती चमक थी। कुछ स्वादिष्ट, पिछली बार की तरह। बहुत सारा। डेमन का मूड और भी खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि पैसे से सचमुच खुशी खरीदी जा सकती है, और लियोना ने अभी अभी उसकी खुशी खरीदी थी। यह अब तक की सबसे आसान कमाई थी जो उसने कभी की थी। जरा सोचिए, उसने उससे उस खाने का भी पैसा नहीं लिया था जो वह बनाने वाला था। किसी रईस के लिए खाना बनाना मेरे घमंड को ठेस पहुंचाता, लेकिन मुझे लगता है कि उन 80,000 रुपयों ने उसे ठीक कर दिया। जब पैसा कमाया जा सकता है तो घमंड की क्या ज़रूरत है? डेमन ने हंसी दबाते हुए सोचा। ठीक है, उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए कहा, मैं खाना बना दूंगा, लेकिन जो गंदगी तुमने फैलाई है उससे तुम साफ करोगे। लियोना की सुनहरी आंखें उत्साह से चमक उठीं। जी सर, उसने बनावटी सलामी के साथ उत्तर दिया। वह तुरंत बर्तनों को आपस में टकराने लगी और वह रसोईघर को साफ करने लगी, जिसकी आवाज़ पूरे रसोईघर में गूंजने लगी। डेमन सिहर उठा और उसे तीखी निगाह से देखा। चुपचाप, उसने धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा, मुख्य नौकरानी के नीचे आने से पहले। डेमन ने लियोना को बर्तनों से जूझते देखा, उसका हमेशा का उदास चेहरा जस का तस था। खड़खड़ाहट और खरोंचने की आवाज़ें उसे परेशान कर रही थीं। वह बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, उसने सोचा। उसकी चिड़चिड़ाहट सतह के नीचे उबल रही थी। बस, बहुत हो गया, बैठ जाओ, मैं इस गंदगी को संभाल लूंगा, उसने कहा, उसका स्वर दृढ़ लेकिन संयमित था। लियोना ने अजीब तरह से इधर उधर देखा, उसकी आवाज़ सुनकर उसके कान हल्के से फड़कने लगे। वह झिझकी, लेकिन आज्ञा मानकर एक ऊंचे स्टूल पर कूद पड़ी और उत्सुक निगाहों से डेमन को देखने लगी। डेमन तेजी से आगे बढ़ा और उसने जो अव्यवस्था फैलाई थी उसे साफ किया। बर्तनों को एक जगह रख दिया गया और उसकी नाकाम कोशिश के जले हुए अवशेषों को हटा दिया गया। इसमें कुछ मिनट लगे, लेकिन वह किसी तरह व्यवस्था बहाल करने में कामयाब रहा और बाकी काम सुबह नौकरानियों के लिए छोड़ दिया। नौकरानियों को ये पसंद नहीं आएगा, उसने गंभीरता से सोचा, लेकिन उसने चिंता को दरकिनार कर दिया। उसके दिमाग में और भी बड़े मुद्दे थे। सामग्री एकत्रित करते हुए डेमन ने सब्जियों, मसालों और मांस के टुकड़ों को छांटना शुरू किया तथा उन चीज़ों का चयन किया जिन्हें वह सरल और शीघ्रता से तैयार करना चाहता था। सब्जियां नहीं, लियोना ने अचानक स्टूल से उठते हुए कहा। डेमन की तीखी निगाहें उसे वहीं रोक देने के लिए काफ़ी थीं। हालांकि यह एहसास कि वह उसे पैसे दे रही है उसके इरादे को कमज़ोर कर गया। ठीक है, उसने सब्जियां एक तरफ रखते हुए बुदबुदाया। बैठ जाओ और कोई आवाज़ मत करो। लियोना एक पल के लिए गुस्से से भर गई, उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर भी उसे डेमन से अपनी पिछली हार याद आ गई और उसने अनिच्छा से उसकी बात मान ली। जानवरों की दुनिया में ताकत ही सब कुछ होती है, और डेमन पहले ही अपना दबदबा साबित कर चुका था।
वह वापस बैठ गई, मानो किसी बच्चे को उसकी पसंदीदा चीज़ न मिलने पर मुंह बना लिया हो। डेमन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और खाना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सब्जियां हटा दी और सिर्फ मांस पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी हरकतें सटीक, व्यवस्थित और कुशल थीं। जैसे ही मांस तड़कने लगा, हवा में एक लजीज खुशबू फैल गई। लेकिन फिर डेमन ठिठक गया। पकते हुए मांस की खुशबू ने उसके होश उड़ा दिए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अनायास ही उस जंगल की यादें उसके मन में उभर आई जहां उसने उस दिन पहले कामिन वेले को मारा था। खून की धातु जैसी गंध, उसे घूरती बेजान आंखों का नज़ारा और मांस हड्डियों का घिनौना चरमराना उसके विचारों में साफ साफ गूंज रहा था। डेमन की छाती अकड़ गई। उसकी सांसें तेज होती गईं, हर सांस पिछली सांस से ज्यादा गहरी और भारी होती गई। सुगंधित मांस की गंध, जो इतनी हानिरहित और आकर्षक थी, अब उसके किए की असहनीय याद दिला रही थी। उसका पश्चातापरहित कौशल, जो अपराध बोध से बचाव का एक निष्क्रिय उपाय था, निष्क्रिय पड़ा रहा। इसे सक्रिय करने के लिए दबाव, तनाव या युद्ध की तपिश की जरूरत थी और वह ऐसी किसी भी स्थिति में नहीं था। इस सुरक्षात्मक सुन्नता के बिना डेमन अपनी भावनाओं के बोझ तले अकेला रह गया। जैसे ही उसने स्पैचुला पकड़ा, उसका हाथ हल्का कांप उठा। उसके सामने तपता हुआ तवा धुंधला हो गया, उसकी जगह लाल रंग की चमक और जंगल की परछाइयां छा गईं। उसकी सांसें छोटी छोटी, अनियमित रूप से चल रही थीं और उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। अरे, क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। लियोना की आवाज ने डेमन के दिमाग में छाई धुंध को ठंडे पानी की बौछार की तरह चीर दिया। उसने गहरी सांस ली और खुद को स्थिर करने के लिए एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं ठीक हूं, उसने रूखेपन से कहा, उसकी सुनहरी आंखों में देखते हुए, जो चिंता से चमक रही थीं। क्या आप इसके साथ कोई मसाला भी लेना चाहेंगे? उन्होंने ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए पूछा। वह खिलखिलाकर मुस्कुराए, उसके कान खड़े हो गए। हाँ, डेमन ने आह भरी और खाना बनाना जारी रखा। कुछ समय लगा, लेकिन आखिरकार उसने खाना तैयार कर लिया। उसने खाने को मेज पर करीने से सजाया और जैसे ही लियोना उत्सुकता से खाना शुरू करने लगी, वह पीछे हट गया। हालांकि पहला निवाला खाने के बाद वह रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। खाओ, उसने दृढ़ता से कहा। डेमन ने सिर हिलाया, भूख नहीं है। लियोना ने भौहें चढ़ाईं, हमारा समझौता था कि तुम खाना बनाओगी और हम खाएंगे। पब फ्यूचर एड्स। डेमन ने जोर से सांस छोड़ी, उसकी हरकतों के मूड में नहीं था। बिना कुछ कहे उसने मांस का एक पतला टुकड़ा उठाया और एक निवाला खा लिया। स्वाद गाढ़ा और खुशबूदार था, लेकिन उसे घुटन होने लगी। पहले हुए खून खराबे की यादें अभी भी उसके ज़हन में थीं, भले ही उसने खाना जोर से निगल लिया। लियोना संतुष्ट लग रही थी और बड़े चाव से भोजन खा रही थी, लेकिन डेमन चुप रहा, उसके विचार उसे खा रहे थे। खाना खाते हुए वह रुकी और फिर से उसकी तरफ देखा। अम्मा, तुम ठीक तो हो? डेमन ने भौहें उठाईं। माफ़ कीजिए। लियोना ने मांस का एक और टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया और उसे धीरे धीरे चबाते हुए उसका अध्ययन करने लगी। तुम आज सुबह से अलग लग रही हो, कल से भी अलग। अब तुम दिख रही हो। मुझे लगता है तुम दिख रही हो। वह रुकी, अपनी नाक सिकुड़ते हुए। तुम्हारी गंध मौत जैसी है। डेमन का चेहरा काला पड़ गया, उसकी आंखें ठंडी होकर सिकुड़ गईं। मुझसे मौत जैसी गंध आ रही है। क्या ये कोई जानवर जैसी बकवास है? या क्या कामेन का खून मुझ पर लग गया है? उसने मन ही मन पिछली घटना के हर विवरण पर गौर किया। उसे यकीन था कि उसने खून के छींटे नहीं पड़ने दिए थे। सीने में तनाव के कारण उसकी बिना पछतावे की कला सक्रिय हो गई। तुरंत ही उसका मन शांत हो गया, उसका अपराधबोध गायब हो गया और उसकी भावनाएं शांत हो गईं। क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझसे खून जैसी गंध आ रही है? उसने पूछा, उसकी आवाज़ अब शांत लेकिन ठंडी हो गई थी। लियोना ने अपना सिर हिलाते हुए भौहें चढ़ाईं। नहीं, ये खून नहीं है। तुम्हारे आसपास मौत की गंध बस बढ़ गई है। ये तुम्हारी आंखों में है, ठंडी, तलवार जैसी। तुम पहले से अलग हो, पर मैं नहीं बता सकता कैसे। वह झुकी और उसके पास की हवा सूंघने लगी। क्या तुम ज्यादा ताकतवर हो गए हो? डेमन ने मन ही मन आह भरी। तो ये कुछ भी नहीं है, बस एक जानवर की बकवास है। या क्या वह रेमोस्लेस के कारण मेरी भावनाओं में आए बदलावों को सूंघ सकती थी? अपनी किताबों में वाल्डेरामा ने साबित किया था कि जानवर और कुछ राक्षस भावनाओं को भांप सकते हैं। जैसे जैसे उसके विचार मंथन कर रहे थे, लियोना उसे गौर से देखती रही, मानो उसकी आत्मा में झांकने की कोशिश कर रही हो। खाओ, उसने कहा, उसका स्वर नकारात्मक था। तुम्हें खाने के लिए पैसे देने हैं। मान लो, 3000 ज़ेनी। लियोना ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भुगतान कर दूंगा। उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से मुस्कुराए।
तुम्हें इतना उदास नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता है, तुम्हारा दोस्त होने के नाते मुझे चिंता होती है। डेमन उसके शब्दों को सुनकर लगभग पीछे हट गया, वह अचंभित रह गया। मेरे दोस्त, तुम और मैं कब से दोस्त हो गए? कल से, लियोना ने मुस्कुराते हुए कहा। डेमन ने अपना सिर हिलाया। आपका भ्रम दूर करने के लिए क्षमा करें, लेकिन आप और मैं मित्र नहीं हैं। उसकी सुनहरी आंखें झपक उठीं, जिससे उसकी आहत भावनाएं कुछ देर के लिए जाहिर हो गईं। फिर भी उसने जल्दी से खुद को संभाला। नहीं, हम साथ मिलकर खाते हैं, हमने एक शक्तिशाली दुश्मन को एक साथ हराया है, और हमने एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध किया है। यही बात हमें दोस्त बनाती है। डेमन ने गहरी सांस ली। इस अति भावुक जानवर के साथ कोई तर्क नहीं था। पहली बार जब उन्होंने साथ खाना खाया था तो यह महज संयोग था, कोई और आरामदायक सीट उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने किसी ताकतवर दुश्मन को साथ मिलकर नहीं हराया था, वे बस छात्र परिषद अध्यक्ष से भाग रहे थे। और उनके द्वंद्व युद्ध के बारे में, वह तो बस आज सुबह जोश में आकर उसने उस पर हमला कर दिया था। उसकी नज़र में ये सब दोस्ती नहीं थी। वह अचानक खड़ा हो गया, उसका धैर्य जवाब दे रहा था। सुनो, लियोना वेलेफियर, मुझे नहीं पता कि लोथरिया के जंगली महाद्वीप में चीज़ें कैसे काम करती हैं या जानवर कैसे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जागो और खुशियों की खुशबू महसूस करो। ये सोल्थियन है और मैं इंसान हूँ। जहाँ मैं खड़ा हूँ, तुम और मैं दोस्त नहीं हैं, हम बमुश्किल परिचित हैं। लियोना ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, उसके कठोर शब्द उसे स्पष्ट रूप से चुभ रहे थे। ये ठीक है, उसने धीरे से कहा, हालांकि उसके स्वर में शांत दृढ़ता थी। क्योंकि सबसे अच्छे दोस्त भी अजनबी बनकर ही शुरू होते हैं। डेमन ने अपनी आंखें घुमाईं और दरवाजे की ओर मुड़ गया। उसकी आदर्शवादी धारणाओं में उसकी कोई रुचि नहीं थी। आप जब चाहें भुगतान भेज सकते हैं। अगर देर हो गई तो आपको मुझे ब्याज देना होगा। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह रसोईघर से बाहर चला गया और लियोना को उसके विचारों में खोया छोड़ दिया। लियोना वहीं बैठी रही, उसे कड़वाहट तो महसूस हो रही थी, लेकिन वह शांत नहीं हुई। उसने धीरे से बुदबुदाया, हम दोस्त हैं। डेमन को दयालु शिकारी कामेंगवेले को खाए हुए 2 दिन बीत चुके थे। इस दौरान उसकी छाया भूख लगातार बढ़ती गई थी। अपने आखिरी अनुभव के बाद डेमन ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। अगर वह अपनी परछाई को अपने से बहुत दूर, 1 किलोमीटर से भी ज्यादा, जाने देता तो वह अपनी परछाई की ऊर्जा को खतरनाक दर से खर्च करने लगती। उसने इस सीमा का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया था और इस पर ध्यान दिया था। इन 2 दिनों में डेमन ने सिर्फ एक ही क्लास अटेंड की थी, पोशन ब्रूइंग। जब वह लेक्चर हॉल में दाखिल हुआ तो सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं और साथ ही धीमी धीमी फुसफुसाहट भी। यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई थी। कक्षा को उसकी ताकत पर शक था, और वह भी सकारात्मक रूप से नहीं। जाहिर है, लियोना वेलेफियर बिना बताए आ गई थी और उसने डेमन का अपमान करने के लिए उनके एक सहपाठी की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। बाद में उसने पूरी कक्षा में जोर से घोषणा की कि डेमन उसका सबसे अच्छा दोस्त है। स्वाभाविक रूप से इससे अफवाहें फैलने लगीं। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि लियोना ने डेमन के साथ अपनी पिछली लड़ाई के दौरान उसे अपमानित होने से बचाने के लिए खुद को रोक लिया था, जिससे उसकी कथित कमजोरी के बारे में कानाफूसी और भी तेज हो गई। डेमन को तो इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने इस क्लास में सिर्फ इसलिए जाने की जहमत उठाई थी ताकि उसे औषधि बनाने का ज्ञान मिले और वह अपने अगले लक्ष्य आइजैक रेगाडी को पहचान सके। आइजैक मार्कस के समूह का सदस्य था और उन लोगों में से एक था जिन्होंने उस मनहूस रात डेमन को मरने के लिए छोड़ दिया था, जिस रात उसने जीवित छाया प्रणाली हासिल की थी। अब बदला लेना उसका उद्देश्य था और वह एक एक करके उनका शिकार करेगा। डेमन के आंकड़ों में उसकी बढ़ती भूख की वजह से मामूली सुधार हुआ था, हालांकि इतना नहीं कि उसकी मानसिक स्थिति पर कोई असर पड़े। फिर भी ये प्रगति थी और वह इसका पूरा फायदा उठाएगा। फिलहाल वह पुस्तकालय में था और अलमारियों में ऐसी किताब खोज रहा था जो उसके जहर को परिष्कृत करने में मदद कर सके। पिछले 2 दिन बहुत व्यस्त रहे, अथक प्रशिक्षण और प्रयोगों से भरे। उसने अपने अर्जित धनुष से प्रशिक्षण लिया था, जानवरों पर अपने जहर और लकवाग्रस्त करने वाले पदार्थों का परीक्षण किया था और अपनी लापरवाही के परिणाम भी भुगते थे। एक दुर्घटना में डेमन ने गलती से एक बीकर से धुआं अंदर ले लिया, जिससे वह कई घंटों तक बेहोश रहा। खुशकिस्मती से जहर इतना तेज नहीं था कि उसकी जान ले सके। कल्पना कीजिए कि मैं अपने ही जहर से मर जाऊं, उसने सोचा और इसकी मूर्खता पर अपना सिर हिलाया। उसके परीक्षण विषयों में कौवों का एक समूह भी शामिल था। उनमें से एक भाग गया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, डेमन उस इलाके के हर कौवे का जानी दुश्मन बन गया। वे उसे लगातार परेशान करते, जब भी वह बाहर निकलता उस पर झपट पड़ते। इस स्थिति से निराश होने के बजाय डेमन ने इसे एक अवसर में बदल दिया।
उसने कौवों को निशाना बनाने के अभ्यास के रूप में इस्तेमाल किया और अपने तीरंदाजी कौशल को निखारा। समय के साथ धनुष उठाने, तीर चलाने और सटीकता से निशाना लगाने की उसकी क्षमता में काफ़ी सुधार हुआ। अब उसे बस एक आखिरी जहर को सही करने की ज़रूरत थी और वह तैयार हो जाएगा। उसने इसहाक रेगाडी के बारे में सारी ज़रूरी जानकारी पहले ही इकट्ठा कर ली थी। आज रात वह मर जाएगा, डैमन ने गंभीरता से सोचा, उसका संकल्प अटल था। डैमन की आंखों में एक ठंडक थी जब उसने किताब खोली और किसी को जाने देने के लिए एक तरफ हटा। उसने अपने कंधे पर हल्की सी टक्कर महसूस की और एक महिला की धीमी, माफ़ी मांगती आवाज़ सुनी। डैमन ने किताब से अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए झुंझलाहट की झलक दिखी, फिर उसने उसे तुरंत दबा दिया। वह जानता था कि यह असली गुस्सा नहीं, बल्कि उसकी छाया भूख का आक्रामक असर था। यह एहसास उसे लगातार कचोट रहा था और उसकी बातचीत में भी फैलने की आशंका थी। जिस लड़की से उसकी मुलाकात हुई, वह एक युवा लड़की थी जिसे वह पहचानता था, सफ़ेद बालों और आकर्षक स्लेटी आंखों वाली एक योगिनी। वह सिल्विया मूनविल थी, जो प्रथम वर्ष की दूसरी रैंक वाली छात्रा थी। मेरी गलती, मैंने तुम्हें वहां नहीं देखा, डैमन ने सपाट और औपचारिक स्वर में कहा। सिल्विया ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर उसे देखा। ये ठीक है, मुझे इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। डैमन ने अधिक विनम्र प्रतिक्रिया देने की जहमत नहीं उठाई, और हालांकि सिल्विया ने उनके शिष्टाचार की कमी को देखा, फिर भी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। क्या आपकी रुचि चिकित्सा में है? उसने कुछ देर रुकने के बाद पूछा, उसकी आवाज़ शांत लेकिन जिज्ञासापूर्ण थी। अचानक पूछे गए सवाल से डैमन उलझन में पड़ गया और पलकें झपकाईं। नहीं। क्यों? सिल्विया ने उसके हाथ में रखी किताब की ओर इशारा किया। यह एल्फ ऋषि मदीना की लिखी द कंपेंडियम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल पॉइजन्स एंड मेडिसिन्स है। मुझे लगा था कि तुम्हें भी मेरी तरह चिकित्सा में रुचि होगी। डैमन ने किताब पर नज़र डाली। उसने उसके शीर्षक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसका पूरा ध्यान जहर वाले अंशों पर था। पब फ्यूचर एड्स, सोचें तो, जहर और दवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उन्होंने विचारमग्न होकर कहा। उसकी नज़रें सिल्विया पर फिर गईं और उसके मन में एक विचार कौंधने लगा। वह एक योगिनी विद्वान थी जिसे विभिन्न विषयों का जानकार माना जाता था। उसने सिल्विया मूनवेल और उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में कानाफूसी सुनी थी। शायद मैं उसकी प्रतिभा का उपयोग यहाँ कर सकूं। हाँ, मैं हूँ। खैर, मैं इसमें थोड़ा बहुत काम करता हूँ। कोई विशेष काम नहीं, डैमन ने कहा, उसका स्वर थोड़ा बदल गया। क्या तुम अच्छे हो, या तुम भी मेरी तरह नौसिखिए हो? सिल्विया क्षण भर के लिए उसके व्यवहार में आए अचानक बदलाव से आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने मित्रतापूर्ण व्यवहार का स्वागत किया। खैर, मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं इसमें हाथ आजमाता हूँ। मैं एक दो चीज़ें जानता हूँ। डैमन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। सचमुच? तब तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि स्लोवाक मूल प्रायश्चित करने वाली छिपकली की पसीने की ग्रंथि के साथ सहजता से क्यों नहीं मिल पाती। सिल्विया ने उसके प्रश्न पर विचार करते हुए अपने बाल एक ओर कर लिए। यह आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जड़ और पसीने की ग्रंथियों में मौजूद यौगिक एक दूसरे को घोल देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये यौगिक काम करें, तो आपको एक तीसरे यौगिक की ज़रूरत होगी जो बाइंडर का काम करे। डैमन ने ध्यान से सुना, लेकिन जब वह बाइंडर दिखाने से पहले ही रुक गई तो उसकी भौहें तन गईं। कैसा? सिल्विया ने अपना सिर झुका लिया, मानो उत्तर स्पष्ट हो। नमक, यह बाइंडर के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। वास्तव में, ये सबसे अच्छा विकल्प है। नमक, बिल्कुल, डैमन ने बुदबुदाया, जानकारी को समझते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? सिल्विया जाने के लिए मुड़ी, डैमन के बारे में उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। अच्छा, अलविदा, उसने हल्के से कहा। डैमन ने जल्दी से हाथ उठाया। रुको, अगर मैं बोर्डिक जहर का उपयोग कर रहा हूं तो मैं गन से कैसे छुटकारा पाऊंगा? वह रुकी और पीछे मुड़कर देखने लगी। इसे उबालो। लेकिन अगर मैं इसे उबालूं, तो क्या ये वाष्पित होकर गैस में नहीं बदल जाएगा? उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा तभी होगा जब आप इसे सीधे उबालें। बस उबलता पानी डालें। पानी तो वाष्पित हो जाएगा, लेकिन गर्मी जहर को खत्म कर देगी। डैमन ने सिर हिलाया और मन ही मन उसकी सलाह पर ध्यान दिया। अगले कुछ मिनट उसने उससे और सवाल पूछे, और हर सवाल का जवाब उसने उसी शांत और सटीक ढंग से दिया। कुछ ही देर में उनकी बातचीत व्यापक विषयों पर पहुंच गई। डैमन को यह स्पष्ट हो गया कि सिल्विया भी उसकी तरह ही एक बुद्धिजीवी थी। हालांकि उसके विपरीत, वह धनी परिवार से थी और बचपन में उसके पास पुस्तकों का एक विशाल संग्रह था। दूसरी ओर, अकादमी में आने तक उसे ऐसे अवसर नहीं मिले थे। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था, तभी उसने सूरज को डूबते देखा।
अनिच्छा से उसने सिल्विया को अलविदा कहा और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। आज रात मैं हमला करूंगा, डेमन ने चलते हुए सोचा। उसका इरादा और भी मजबूत हो गया, लेकिन पहले उसे सिल्विया से मिली जानकारी को लागू करना था। आधी रात हो चुकी थी और लाइब्रेरी से निकलने के बाद से ही डेमन घंटों से जंगल के इस हिस्से में था। वह एक अस्थायी मेज के सामने खड़ा था जो उसने बांस से बनाई थी। उसके सामने कई बीकर रखे थे जिनमें से कुछ अशुभ चमक रहे थे। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं थोड़ा चिंतित था, लेकिन सिल्विया मूनवील की सलाह की बदौलत आखिरकार मुझे एकदम सही जहर मिल गया। बिना गंध वाला, जल्दी असर करने वाला। लेकिन सबसे बड़ी चिंता हमेशा मारक की रही। डेमन ने ध्यानपूर्वक एक पीली, चिपचिपी तरल से भरी शीशी उठाई और संतुष्टि के साथ उसकी जांच की। अपने ही जहर से लगभग मरने के बाद मैंने सबक सीख लिया है। मैं हर समय अपने पास एक मारक दवा रखूंगा ताकि अगर मेरे ही हथियार मेरे ही खिलाफ हो जाएं, तो मैं तैयार रहूं, उसने खुद से कहा। उसके स्वर में एक गंभीर मनोरंजन का भाव था। शीशी एक तरफ रखकर उसने अपना खंजर उठाया और उस पर नए नए परिष्कृत जहर की परत चढ़ानी शुरू कर दी। वह सटीकता से आगे बढ़ता रहा, एक भी बूंद बर्बाद किए बिना एक समान परत सुनिश्चित करता रहा। खंजर तैयार होते ही उसने अपना ध्यान अपने तीरों पर लगाया और उन्हें सावधानी से छांटने लगा। कुछ पर जहर लगा हुआ था जो तेजी से और चुपचाप मारने के लिए बनाया गया था। कुछ पर लकवा मारने वाले एजेंट लगे थे जो मारने के बजाय अशक्त करने के लिए थे। वह हर एक को सावधानी से संभालता था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे आगे के काम के लिए तैयार हैं। डेमन अपने औजार इकट्ठा करने के लिए रुका। उसकी धड़कनों में हल्की सी तेजी के बावजूद उसकी हरकतें स्थिर थीं। वह उत्सुकता बढ़ती महसूस कर सकता था, लेकिन उसके बिना किसी पछतावे के हुनर का असर बर्फ की लहर की तरह उस पर छा गया। उसका मन साफ, गणनाशील और शांत हो गया। उसने अपनी योजना के हर विवरण का विश्लेषण किया। वह कैसे हमला करेगा, सटीक समय और इसहाक रेगाडी के मरने के बाद उसका भागने का रास्ता। लेकिन हर संभावना पर विचार करते हुए भी वह जानता था कि कुछ ऐसे कारक हैं जिनका वह अनुमान नहीं लगा सकता। हर चीज़ का हिसाब देना नामुमकिन है। मुझे बस सतर्क रहना होगा और खुद को ढालना होगा। संतुष्ट होकर डेमन ने अपना धनुष उठाया और एक क्षण के लिए खुद को एकाग्र किया। उसने विनाश की देवी से धीमी लेकिन स्थिर आवाज में एक छोटी सी प्रार्थना की। यह मेरे शत्रुओं का विनाश हो, मेरा नहीं। भाग्य मेरे साथ रहे और आने वाले युद्धों में मृत्यु मेरा मार्गदर्शन करे। जंगल के सन्नाटे में प्रार्थना लटकी रही और डेमन ने गहरी सांस ली। उसने तरकश और खंजर को अपनी वर्दी में सावधानी से छिपा लिया। धनुष छिपाना मुश्किल था, लेकिन इस समय अकादमी का मैदान और आसपास का इलाका वीरान था। रात उसकी मित्र थी और छाया उसका हथियार। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद डेमन अंधेरे में खो गया। उसकी हरकतें खामोश और सोची समझी थीं। शिकार शुरू हो चुका था। अमावस्या की रात थी जिसने दुनिया को लगभग पूर्ण अंधकार में ढक रखा था। किसी और के लिए प्रकाश की कमी एक बाधा होती, लेकिन डेमन के लिए नहीं। रात के प्रति उसकी दृष्टि ने परछाइयों को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना मित्र बना लिया। वह चुपचाप आगे बढ़ रहा था, लैंप से सजे मुख्य रास्ते के किनारे किनारे, जहां हल्की सी भी आवाज उसे पहचान सकती थी। आगे जजमेंट हॉल्स दिखाई दे रहा था, एक शयनगृह जो वैभव में भव्य वॉर हॉल्स के बाद दूसरे स्थान पर था। डेमन का निशाना आइजैक रेगाडी तीसरी मंजिल पर रहता था। झाड़ियों में छुपकर डेमन ने इमारत का निरीक्षण किया। आइजैक के कमरे से आती रोशनी रात में फैल रही थी, मानो अंधेरे के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ हो। उसने अपनी परछाई पर नजर डाली, जो उसकी क्षमताओं का प्रतीक थी और उसके बगल में बेचैनी से घूम रही थी। मुझे लगता है कि इसहाक एक रात का उल्लू है, डेमन ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष ने उस दिन अपने समूह को शहर में नहीं पकड़ा होता तो वे शायद अब तक पार्टी कर रहे होते। उसकी परछाई ने अपने हाथ मुट्ठी में बांध लिए, मानो वह इसहाक और उसके दोस्तों के प्रति अपना तिरस्कार व्यक्त कर रही हो। डेमन हंसा। आराम से दोस्त, ये हमारे लिए फायदेमंद है। हम उन्हें कहीं भी शिकार कर सकते हैं। अब उपयोगी बनो, ऊपर जाओ और मुझे बताओ कि इसहाक क्या कर रहा है। छाया ने सलामी दी, दीवार की ओर तेजी से बढ़ी और धुएं के एक जीवित कण की तरह इसहाक की खिड़की तक रेंगती हुई आई। डेमन अपनी जगह से उस साए को अंदर झांकते हुए देख रहा था। एक पल बाद वह वापस लौट आया। उसके खामोश हाव भाव से पता चल रहा था कि उसने क्या देखा था। डेमन मुस्कुराया। टोबियास मॉर्गन। इसहाक के कमरे में डेमन ने दूसरे व्यक्ति को पहचानते हुए खुद से फुसफुसाया। पब फ्यूचर विज्ञापन। दिलचस्प है, एक ही जगह पर दो निशाने। अगर आइजैक गायब हो गया तो टोबियास के पास उसे देखने वाले आखिरी व्यक्ति होने का कोई बहाना नहीं बचेगा।
मैं इसे मज़ेदार बना सकता हूँ। डेमन इंतज़ार करने लगा। वह जानता था कि धैर्य ही सबसे ज़रूरी है। टोबियास आखिरकार चला जाएगा और इसहाक सो जाएगा, जिससे वह बेसहारा हो जाएगा। यह मेरी तीसरी आत्मा होगी, डेमन ने धीमी आवाज़ में उम्मीद से बुदबुदाया। एक बार मैं इसे ले लूँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। उसने अपना सिस्टम पैनल खोला। उसकी नज़रें इंटरफेस पर टिकी रहीं, जो उसके सामने प्रकट हो रहा था। HP 50/50, मन 90/90, शक्ति 9, चपलता 12, गति 25, धीरज 10, कक्षा छाया 23, छाया भूख का स्तर 53%, छाया स्तर 1, स्थिति छाया हल्की भूख है। विशेषताएं अम्ब्रा, कौशल X5 निरंकुश, लॉक किया गया। उन्होंने छाया स्तर टैब पर ध्यान केंद्रित किया। छाया स्तर 1, आपका शैडो लेवल आपकी परछाई पर आपके नियंत्रण और शक्ति को दर्शाता है। इसे खिलाकर और विशिष्ट चुनौतियों या खोजों को पूरा करके अपना स्तर बढ़ाएं। स्तर अप आवश्यकताएं, आत्माएं भस्म 2/3, बस एक और, डेमन बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। देखते हैं जब मैं लेवल ऊपर करूंगा तो क्या होगा। घंटा धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन आखिरकार टोबियास कमरे से बाहर चला गया। डेमन ने देखा कि बत्तियां बुझ गईं और आइजैक अकेला रह गया। उसकी परछाई लौट आई, जिससे ये पुष्टि हुई कि लड़का गहरी नींद में सो रहा है। डेमन ने खुद से सिर हिलाया। ठीक है दोस्त, अब चलने का समय है। वह किसी भूत की तरह इमारत के किनारे तक पहुंचा और दीवार पर चढ़ गया। चढ़ाई खतरनाक थी और हाथ पकड़ने के लिए बहुत कम जगह थी, लेकिन एक पूर्व चोर होने का उसका अनुभव उसके काम आया। तीसरी मंजिल की खिड़की पर पहुंचकर उसने अपना खंजर निकाला और उसे संकरी जगह में सरकाकर ताला खोल दिया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ खिड़की खुल गई। डेमन ने अपनी जेब से एक छोटा सा गोला निकाला, एक लकवाग्रस्त करने वाला गैस बम। उसने उसे अंदर डाला और जल्दी से खिड़की बंद कर दी। शीशे से उसने देखा कि आइजक नींद में करवटें बदल रहा है, उसका शरीर गैस के प्रभाव में दम तोड़ रहा है। डेमन ने इंतजार किया, फिर खिड़की खोलने से पहले बगल में रखी शीशी से एक दवा पी ली। वह अंदर घुस गया, सोच समझकर कदम बढ़ा रहा था। कमरा अंधेरा था, लेकिन उसकी रात की दृष्टि ने सब कुछ साफ साफ दिखा दिया। बिस्तर के पास आकर डेमन इसहाक के ऊपर झुक गया, जो असहाय पड़ा था। उसका शरीर निष्क्रिय था, लेकिन उसकी आंखें भय से फैली हुई थीं। नमस्ते, डेमन ने कहा। उसकी आवाज़ एक जहरीली फुसफुसाहट थी। आइजैक ने कमजोरी से संघर्ष किया, उसके होंठ कांप रहे थे जब डेमन ने उन्हें जबरदस्ती खोला। उसने बड़ी सावधानी से लकवा मारने वाले एजेंट की कुछ बूंदें अंदर डाल दीं। इसहाक की आंखों में पानी आ गया, उसकी सांसें उखड़ गईं और वह हिलने की व्यर्थ कोशिश करने लगा। कौन कौन तुम हो? इसहाक की आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह डर और शरीर में लकवा के कारण घुट रहा था। डेमन और करीब झुका, उसकी अभिव्यक्ति क्रूर मनोरंजन से भरी हुई थी। क्या मुझे नहीं पहचाना? छाया गुण जादू और 30 के दयनीय मन के साथ कचरा आम आदमी। इसहाक की आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं, उसकी पुतलियां तेजी से चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह अपने ऊपर खड़ी उस आकृति को समझने की कोशिश कर रहा था। यह तुम डेमन ग्रे हो? डेमन झुक गया, उसकी आवाज़ धीमी और अंतिम फुसफुसाहट में बदल गई। आज रात मैं मृत्यु हूँ। आइजैक ने ऐसा कच्चा, आदिम डर पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका शरीर हिलने डुलने से इनकार कर रहा था, हर मांसपेशी अपनी जगह पर जकड़ी हुई थी, उसकी जीभ भारी और बेसुध थी। कमरे का अंधेरा दम घोंट रहा था, और सबसे बुरी बात यह थी कि वह अपने सताने वाले डेमन ग्रे का चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। इसहाक की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह असहाय पड़ा था। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, वह गिड़गिड़ाया। उसकी आवाज़ में निराशा भरी कर्कश आवाज़ थी। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरे पास पैसे हैं, बहुत सारे, लाखों ज़ेनी। छाया से डेमन की आवाज़ एक ब्लेड की तरह चुप्पी को चीरती हुई आई। पैसा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दौलत तुम्हें बचा सकती है? डेमन ने ठंडी हंसी हंसी। कितना अजीब है, लाख बोनेआ ने मरने से पहले यही बात कही थी। उस नाम का उल्लेख होते ही इसहाक का कांपना तेज हो गया। लाख? उसने लाख को मार डाला? यह एहसास उस पर ज्वार की तरह टूट पड़ा। अगर डेमन ने लाख को मार डाला था, तो ये सोचने की कोई वजह नहीं थी कि वह उसे भी नहीं मारेगा। डर ने उसकी चेतना को जकड़ लिया और आइजैक की सांसें घबराहट में तेज हो गईं। डेमन करीब आया, उसकी आवाज़ में तिरस्कार झलक रहा था। तुम सब रईस एक जैसे हो। तुम अपनी दौलत और रसूख से चिपके रहते हो, उसका इस्तेमाल दूसरों को बर्बाद करने के लिए करते हो, वो हड़पने के लिए जिसके तुम हकदार नहीं हो। लेकिन जब वो ताकत खत्म हो जाती है, तो तुम सोचते हो कि पैसा तुम्हें बचा सकता है। अंदाज़ा लगाओ क्या?
डेमन का हाथ बेडसाइड टेबल की ओर बढ़ा और उसने आइजैक का पेजर पकड़ लिया। कमरे के सन्नाटे में उस छोटे से उपकरण को उठाए जाने की आवाज़ बहरी हो गई। जब असली ताकत बोलती है तो पैसा 3 कदम पीछे हट जाता है, डेमन ने बर्फ जैसी आवाज में कहा। क्योंकि अंततः असली ताकत के आगे पैसा अपना मूल्य खो देता है। आपके नियम, आपका प्रभाव, इनका यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब मेरे पास शक्ति है। इसहाक का कांपना बेकाबू हो गया। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह हाँफने लगा। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मत मारिए। मैं रेगाडी घराने का उत्तराधिकारी हूँ। आप मुझे नहीं मार सकते। डेमन मुस्कुराया, उसकी आकृति इसहाक के कांपते हुए शरीर के करीब झुक गई। ठीक है, उसने अचानक शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे पैसे ले लूंगा। इसहाक के दिल में उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी। उसकी हताशा उन शब्दों से ऐसे चिपक गई जैसे डूबता हुआ आदमी लकड़ी के ढेर से चिपक जाता है। अगर वह बच गया तो उसने डेमन को 10 गुना कीमत चुकाने की कसम खाई। तुम्हारा युद्ध बैंक खाता? डेमन ने पूछा, उसकी आवाज़ में मांग थी। पिन क्या है? इसहाक ने गहरी सांसें लीं, उसकी आवाज़ कांप रही थी लेकिन आज्ञाकारी थी। ज़रूर, ये तारांकन 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 है। डेमन सीधा हुआ, उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। शुक्रिया, अब मुझे तुम्हारी जिंदा ज़रूरत नहीं है। क्या? नहीं, रुको। इसहाक की आंखें डर से चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ। वह हौंफने लगा, चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके लकवाग्रस्त शरीर ने उसे धोखा दे दिया। डेमन ने धीरे से हंसते हुए इसहाक की आंखों में डर देखा। उसे मैं बेवकूफ़ तो नहीं लगता, है ना? मैंने पहले ही पुष्टि कर दी है कि पिन काम करता है। अब मुझे बस उसे मारना है, उसके सारे पैसे टोबियास मॉर्गन के नाम कर देने हैं और उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। जांचकर्ता जैसे चाहें मामले की कड़ियां जोड़ेंगे, और अगर नहीं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे ऐसा करें। इसहाक अब सिसक रहा था, उसके शब्द अस्पष्ट और हताश थे। कृपया ऐसा मत करो, मैं आपसे विनती करता हूँ। कोई मेरी मदद करो, मदद करो। डेमन इसहाक के ऊपर खड़ा उसे तटस्थ दृष्टि से देख रहा था। यह उन कई लोगों में से एक था जिन्होंने उसे सताया था, एक तथाकथित कुलीन जो कभी बहुत ऊंचा और शक्तिशाली था। फिर भी वह यहाँ था, सारी शक्ति से वंचित, एक रोता बिलखता मूर्ख जो अपनी जान की भीख मांग रहा था। पब फ्यूचर एड्स, वह सम्मान के साथ मर भी नहीं सकता। दयनीय। इसहाक की दबी हुई विनती डेमन के कानों में मुश्किल से ही पहुंच रही थी, उसकी आवाज़ कमज़ोर और रुंधी हुई थी। इसहाक की नसों में दौड़ रहा लकवाग्रस्त करने वाला पदार्थ पूरी तरह से काम कर रहा था, जिससे वह बेबस हो गया था। अगर वह जोर जोर से चीखता भी तो इस कमरे की मोटी दीवारों के बीच से कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। मैं तुम पर अपना जहर बर्बाद नहीं करूंगा, इसहाक, डेमन ने ठंडे स्वर में कहा और अपने कांपते हुए शिकार के ऊपर झुक गया। ये धीमा हो सकता है, शायद दर्दनाक भी, लेकिन मुझे लगता है कि इससे हम बराबर हो जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता? इसहाक का चेहरा पीला पड़ गया था, लकवे से जूझ रहा था, उसकी उंगलियां बेकार में हिल रही थीं। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में दहशत भर गई थी। वह खुद को बिस्तर से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर मानने को तैयार नहीं था। डेमन ने इसहाक के पास रखे तकिए को पकड़ा, उसकी हरकतें सोची समझी और नपी तुली थीं। मैं तुम्हें एक नर्म और आरामदायक मौत दूंगा, उसने धीरे से कहा, उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कुराहट थी। एक महान व्यक्ति के लिए उपयुक्त मृत्यु। वह इसहाक के शरीर पर चढ़ गया, उसके घुटनों ने उस आदमी की कमज़ोर बाहों को जकड़ लिया। डेमन ने तकिया उठाया और उसे इसहाक के चेहरे पर दबा दिया और पूरी ताकत से उसे नीचे धकेल दिया। इसहाक की दबी हुई चीखें और बेमतलब की मारपीट उसे रोकने में नाकाम रही। डेमन का मन अजीब तरह से शांत रहा, उसके बिना पछतावे के हुनर ने किसी भी अपराधबोध या झिझक को दबा दिया। पूरे 1 मिनट तक उसने तकिए को दबाए रखा, उसकी सांसें स्थिर थीं और वह इंतजार कर रहा था। तभी सिस्टम की झनकार उसके दिमाग में गूंज उठी। डिंग, आपने इसहाक रेगाडी को मार डाला है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपने 10 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपने कौशल जागृत किया है, छाया बोध। डेमन ने धीरे से सांस छोड़ते हुए आइजैक रेगाडी की बेजान लाश से उतरते हुए कहा। काम हो गया। लाक को मारते समय उसने जो अराजक भावनाओं का सैलाब महसूस किया था, उसके विपरीत इस बार बस एक ठंडी, खोखली शांति थी। उसकी नज़रें अपनी परछाई पर गईं, जो प्रत्याशा से तड़प रही थी। अब आप उसे खा सकते हैं, डेमन ने सपाट स्वर में कहा। वह परछाई खुशी से कांप उठी और आइजैक के शरीर पर घूमते हुए अस्वाभाविक रूप से फैल गई। कुछ ही क्षणों में उसने लाश को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया और कोई निशान भी नहीं छोड़ा। सिस्टम ने एक बार फिर घंटी बजाई। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपकी छाया पूरी है।
डेमन ने बेडसाइड टेबल पर पड़े पेजर की ओर रुख किया। उसने जल्दी से आइजैक के युद्ध बैंक खाते में हाथ डाला और सारी रकम टोबियास मॉर्गन के खाते में ट्रांसफ़र कर दी। लेन देन पूरा होने के बाद उसने जानबूझकर पेजर को एक शेल्फ के नीचे एक छिपी हुई जगह पर रख दिया ताकि वह किसी का ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त हो। वह खिड़की की ओर बढ़ा, उसे अपने खंजर से सावधानी से बंद किया और फिर अभ्यास के साथ नीचे उतरा। हर कदम सोच समझकर उठाया ताकि उसकी मौजूदगी का कोई निशान न छूटे। पक्के रास्ते पर पहुंचकर वह रात में खिसक गया और परछाइयों में पूरी तरह घुल मिल गया। जब तक वह अपने छात्रावास लौटा, रात का तनाव कम होने लगा था। वह चुपचाप रसोई की गंदगी को पार करते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ। लियोना वेलेफिया शायद उसे फिर से ढूंढ रही होगी, शायद यह मानने के लिए कि वह उसके लिए कुछ पकाए। अपने कमरे में पहुंचकर डेमन ने आखिरकार खुद को आराम करने दिया। रेमोस्लेस का निष्क्रिय प्रभाव कम होने लगा और उसके शरीर से एड्रेनालाइन का रिसाव होने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैंने अपना स्तर ऊपर कर लिया है, उसने खुद से फुसफुसाया। अपना सिस्टम पैनल खोलते ही उसने देखा कि उसे कुल 15 विशेषता अंक मिले हैं, 10 लेवल अप करने से और 5 आइजैक की लाश को खाने से। लेकिन जिस चीज़ ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह थी उसके नए कौशल के बारे में सूचना। उसने अपना सिस्टम पैनल खोला और पहली चीज़ जो उसने देखी वह एक प्रॉम्प्ट था। क्या आप छाया बोध को सक्रिय करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। डेमन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हाँ, उसने फुसफुसाया। जैसे ही उसने पुष्टि की, एक जानी पहचानी जबरदस्त अनुभूति उसके अंदर उमड़ पड़ी। उसकी दृष्टि चौड़ी हो गई और उसके पैर उसके नीचे से जवाब दे गए। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, हाँफने लगा। उसकी परछाई उसके चारों ओर ऐंठ रही थी और नाच रही थी। उसकी समझ एक इंसान की समझ से कहीं ज्यादा व्यापक हो गई। डेमन को अपनी इंद्रियों के परछाइयों में घूमने का एहसास परिचित था। उसने पहले भी ऐसा महसूस किया था जब उसकी परछाई की भूख गंभीर स्तर पर पहुंच जाती थी। लेकिन अब छाया बोध के सक्रिय होने के साथ यह अनुभव कहीं ज्यादा तीव्र था, यहाँ तक कि जबरदस्त भी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी चेतना एक विशाल अनंत शून्य में फैल गई हो, जिससे वह अपने आसपास की परछाइयों से जुड़ी हर चीज को महसूस कर पा रहा था। छवियां और संवेदनाएं उसके मन में एक अविरल धारा की तरह उमड़ रही थीं, अराजक और किसी भी सामान्य मानवीय समझ से परे। वह खुद को अपनी ही परछाई के एक सुविधाजनक बिंदु से देख रहा था। उसके कमरे की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। वह अपने शयनगृह के बाहर लैंपों की परछाई को महसूस कर सकता था, हवा में पेड़ों की सरसराहट को महसूस कर सकता था और उनकी शाखाओं के नीचे फैले अंधेरे को समझ सकता था। इस अमावस्या की रात में, जहां रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी, परछाइयों का संसार एक विशाल निर्बाध दर्पण की तरह लग रहा था जो अनगिनत खंडित छवियों को उसे वापस प्रतिबिंबित कर रहा था। डेमन का दिमाग संवेदनाओं के इस जबरदस्त सैलाब को समझने में जूझ रहा था। उसकी नज़र धुंधली हो गई, उसका सिर धड़क रहा था और उसे लगा कि वह चीखने ही वाला है, लेकिन उसने चीख नहीं मारी। धीरे धीरे, कड़ी मेहनत से वह फिर से अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। छाया बोध से यह उसका पहला सामना नहीं था। इस कौशल को हासिल करने से पहले उसकी छाया कभी कभी अपना अनूठा दृष्टिकोण उसके साथ साझा करती थी, हालांकि बहुत छोटे पैमाने पर। वह जानता था कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। परछाइयां मानव दृष्टि की तरह ही काम करती थीं। आंखें जहां एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र को देख सकती थीं, वहीं मस्तिष्क उस डेटा के केवल एक अंश को ही संसाधित करता था, बाकी को अवचेतन रूप से संग्रहित करता था। छाया बोध भी उसी तरह काम करता था। उसे एक ही बार में हर विवरण को आत्मसात करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपने ध्यान की सीमा को सीमित करने की जरूरत थी और सूचनाओं के प्रवाह को तब तक दबाना था जब तक कि वह नियंत्रणीय न हो जाए। डेमन ने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसकी मानवीय दृष्टि समीकरण से हटी, उसके मन से एक बोझ उतर गया। उसने खुद को केंद्रित किया, पूरी तरह से परछाइयों की दुनिया पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसने अपनी धारणा पर लगाम कसनी शुरू कर दी, उसका दायरा छोटा करते हुए, जब तक कि वह उसके चारों ओर केवल 10 मीटर तक सीमित न रह गया। अच्छा, ये तो संभव है, डेमन ने सोचा। उसने सीमा को और कम करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितना भी ध्यान लगाया हो, अनुभूति का क्षेत्र हठपूर्वक सिकुड़ने का विरोध करता रहा। उसे बढ़ाने की हर कोशिश सीमा को और बढ़ा देती, जिससे डेमन को रुककर अपने मन को स्थिर करना पड़ता। उसने इसे चाकू की धार पर संतुलन बनाने जैसा समझा और संवेदना को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के लिए संयम बनाए रखा। जब उसे स्थिरता का एहसास हुआ तो उसने सावधानी से अपनी आंखें खोलीं। उसकी मानवीय दृष्टि और परछाइयों की चेतना का दोहरा बोध पहले तो थोड़ा भ्रमित करने वाला था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को ढाल लिया।
परछाइयों ने दुनिया को स्पष्ट विरोधाभासों से भर दिया, उन खाली जगहों को भर दिया जिन्हें उसकी आंखें नहीं देख पा रही थीं। डेमन ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसका तालमेल बिगड़ गया। उसका पैर अजीब तरह से फंस गया और वह लड़खड़ाकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उफ, आउच, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये पुनर्तः तो नहीं था, लेकिन प्रगति जरूर थी। जमीन पर बैठे बैठे वह अपनी नई क्षमता की क्षमता पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। छाया बोध सिर्फ एक कौशल नहीं था, ये संभावनाओं के द्वार था। हालांकि इसमें महारत हासिल करने में स्पष्ट रूप से समय लगेगा। मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं है, डेमन बुदबुदाया जैसे ही उसकी परछाई उसके करीब आई। परछाई से वह खुद को देख सकता था, काले बालों, काली आंखों और हमेशा उदास चेहरे वाला एक नौजवान। उसकी गोरी चिकनी त्वचा उसे एक अलौकिक रूप दे रही थी, जिसने उसके चिंतित स्वभाव को और भी बढ़ा दिया था। आह, ये कठिन होगा। अगर मैं ध्यान केंद्रित नहीं करूंगा तो मेरी धारणा नियंत्रण से बाहर होती जाएगी। उसने अपनी परछाई पर नजर डाली, उसका काला रूप तरल गति से चल रहा था, मानो जीवित हो। आप आमतौर पर दुनिया को इसी तरह देखते हैं, है ना? इसे नियंत्रित करने के लिए कोई सुझाव है? साया रुक गया और थोड़ी पर हाथ रखकर विचारमग्न मुद्रा में आ गया। एक क्षण बाद उसने अपनी उंगलियां चटकाई, मानो उसे प्रेरणा मिली हो। उसने जानबूझकर अपनी आंखों के ऊपर इशारा किया, ये संकेत देते हुए कि उसे उन्हें बंद कर लेना चाहिए। डेमन ने समझ में सिर हिलाया। मैं समझ गया। जब तक मैं इस नई धारणा के साथ तालमेल नहीं बिठा लेता, तब तक अपनी मानवीय आंखें बंद रखो। बात तो समझ में आती है। उसने आह भरी, उसके अंदर से झुंझलाहट और निराशा का मिश्रण निकल रहा था। फिर भी ये परेशानी भरा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से चलना सीखना पड़ रहा है। आखिरी सांस लेते हुए वह बिस्तर पर वापस लेट गया। अभ्यास जारी रखने से पहले उसने अपने सिस्टम पैनल पर अपने आंकड़ों और छाया बोध कौशल की बारीकियों के बारे में अपडेट देखने का फैसला किया। परिचित इंटरफेस उसके सामने प्रकट हुआ। HP 50/50, मन 90/90, पब फ्यूचर विज्ञापन, शक्ति 9, चपलता 12, गति 25, धीरज 10, कक्षा छाया 200, छाया भूख स्तर 0%, छाया स्तर 2, स्थिति छायापूर्ण है। विशेषताएं, अम्ब्रा, कौशल 5x, निरंकुश छाया बोध। लॉक किया गया। डेमन ने अपने आंकड़ों में आए बदलावों को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। छाया की ऊर्जा 100 गुना बढ़ गई। इससे मुझे तुम्हें दोबारा खिलाने से पहले और समय मिल गया, उसने अपनी छाया की ओर देखते हुए बुदबुदाया। उसकी नज़र अपडेट किए गए छाया स्तर पर गई, जो अब 2 पर था। इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने आगे की उन्नति के लिए आवश्यकताओं को खींचा। छाया स्तर 2, आपका शैडो लेवल आपकी परछाई पर आपके नियंत्रण और शक्ति को दर्शाता है। आप उसे भोजन देकर, विशिष्ट चुनौतियों या खोजों को पूरा करके, HP, माना और अन्य विशेषताओं को बढ़ाने के लिए स्टेट पॉइंट देकर अपना स्तर बढ़ा सकते हैं। स्तर अप आवश्यकताएं, आत्माओं का उपभोग 0/5। डेमन ने आह भरी। अब मुझे लेवल ऊपर करने के लिए 5 आत्माओं की जरूरत है। लगता है हर लेवल के साथ कठिनाई बढ़ती जाएगी। कम से कम मेरे पास बांटने के लिए 15 विशेषता अंक हैं। उसने अपना सिर हिलाकर उस विचार को एक तरफ धकेल दिया। कोई ध्यान भटकाना नहीं। आइए कौशल पर ध्यान केंद्रित करें। सिस्टम मेनू पर नेविगेट करते हुए डेमन ने छाया बोध का चयन किया। कौशल, छाया बोध। विवरण: जब प्रथम मनुष्यों ने सूर्य के प्रकोप से बचने के लिए आश्रय की तलाश की, तो एक वृद्ध द्रष्टा ने फुसफुसाते हुए कहा, छाया कोई अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक दर्पण है, एक ऐसा क्षेत्र जहां आत्माएं रूप के भार से मुक्त होकर विचरण करती हैं। इस प्रकार सोल्थियोन मिथकों और सोलारियन छायाओं की प्रतिध्वनि में छाया की शक्ति क्षेत्रों के बीच एक सेतु के रूप में उभरी, जो देह से बंधी हुई नहीं, बल्कि अदृश्य जगत से बंधी हुई अनुभूति प्रदान करती है। प्रभाव: यह उपयोगकर्ता की जागरूकता को छाया के दायरे तक विस्तारित करता है, जिससे प्रकाश और दृष्टि की सीमाओं से परे गतिविधियों और उपस्थिति की धारणा संभव हो पाती है। प्रकार: निष्क्रिय, सक्रिय। शांत हो जाओ, कोई नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विवरण पढ़ते समय डेमन की आंखें सिकुड़ गईं। धारणा मास से बंधी नहीं है, और इसमें सोलारियन, सूर्य महाद्वीप का उल्लेख है। वह सोलारियन के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। ये पश्चिम में खानाबदोशों और व्यापारियों का देश था, जो अपने कठोर रेगिस्तानों और भयंकर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। छाया और प्रकाश से जुड़े मिथकों ने उसे और भी ज्यादा आकर्षित किया, लेकिन उसने जल्दी ही अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया। इस कौशल की उपयोगिता स्पष्ट थी, व्यापक स्थानिक जागरूकता जो स्काउटिंग या ट्रैकिंग के लिए अमूल्य साबित हो सकती थी। हालांकि चुनौती इसमें महारत हासिल करने में थी।
डैमन ने कहा कि यह कौशल निष्क्रिय और सक्रिय दोनों होने का मतलब था कि वह अंततः इसे बंद करना सीख सकते थे। तब तक मुझे इस पर नियंत्रण पाना होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसे सक्रिय करना चाहता हूँ। अगर यह इसहाक वाली घटना के दौरान सक्रिय हो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। उसने अपनी स्थिति की बेतुकी बात पर सिर हिलाया। काल्पनिक बातों पर सोचने का समय नहीं था। सुबह होने से पहले मुझे ये समझना होगा कि इस बदली हुई धारणा के साथ कैसे जीना है। लगता है मैं अपनी परछाई की सलाह मानूंगा और अभ्यास करते समय अपनी आंखें बंद रखूंगा। मैं पहले ही 2 दिन की कक्षाएं छोड़ चुका हूं और अगर और छोड़ूंगा तो मैं कभी भी अपनी कक्षाएं नहीं छोड़ पाऊंगा। दृढ़ निश्चय के साथ डैमन अपनी आंखें बंद किए हुए बिस्तर से उठा। उसने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी परछाई उसका मार्गदर्शन कर रही थी और वह अपनी स्वनिर्धारित ट्रेनिंग शुरू कर रहा था। अभी के लिए चलो चलना सीखें और देखें। डैमन के लिए दुनिया अंधेरी और रंगहीन थी। उसकी आंखों पर काले कपड़े की एक पट्टी बंधी थी जिससे वह घोर अंधेरे में था। लेकिन रंग का अभाव सिर्फ कपड़े की वजह से नहीं था, यह उसकी परछाई की अनुभूति का नतीजा था। परछाई से दुनिया को देखने से उसकी जीवंतता खत्म हो गई और सब कुछ एकरंगी रंगों में बदल गया। उसकी नई समझ जितनी उपयोगी थी उतनी ही चुनौतियां भी लेकर आए। उसकी दृष्टि पूरी तरह से अपने आसपास की परछाइयों पर निर्भर थी। वह दीवारों, पेड़ों या वस्तुओं की निर्जीव परछाइयों के पार देख सकता था, लेकिन जब लोगों की परछाइयों की बात आती तो उसकी क्षमता कमजोर पड़ जाती। उनसे वह केवल हल्की लहरें, छाया क्षेत्र में हलचल के अस्पष्ट आभास ही महसूस कर पाता था। हालांकि डैमन के पास एक फायदा था, वह अपनी परछाई के नज़रिए से साफ देख सकता था। भले ही वह उससे दूर चली जाए, वह एक दर्पण की तरह काम करती थी और जो कुछ भी देखती थी उसे वापस उस तक पहुंचा देती थी। पहले की तुलना में यह बहुत बड़ा सुधार था। पहले उसे अपनी खोजों का अनुकरण करने के लिए अपनी परछाई पर निर्भर रहना पड़ता था, एक मूक संदेशवाहक जिसके हाव भाव अक्सर उसे अनुमान लगाने पर मजबूर कर देते थे। उसने ठंडी दीवार पर हाथ रखकर खुद को स्थिर करते हुए आह भरी। परछाई के पार देखना कठिन है, वह बुदबुदाया। उसकी आवाज में निराशा स्पष्ट थी। घंटों अभ्यास के बाद वह आखिरकार अनुकूलन करने लगा था। फिर भी उसकी परछाई की धारणा एक चंचल और विश्वासघाती उपकरण बनी रही। परछाइयां उस प्रकाश की सनक का पालन करती थीं जिसने उन्हें जन्म दिया था। प्रकाश में जरा सा भी बदलाव दुनिया के बारे में उसके नज़रिए को पूरी तरह बदल सकता था। ये भटकाव पैदा करने वाला था, मानो लगातार गतिमान बहुरूपदर्शक में से रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। रात लंबी हो गई थी, लेकिन उसने प्रगति की थी। अपनी आंखों पर पट्टी बांधना जरूरी साबित हुआ था, जिससे उसे पूरी तरह से इस नई समझ पर निर्भर रहना पड़ा। डैमन छात्रावास के दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका हाथ दरवाजे की सतह पर हल्के से छू रहा था और वह दिन का सामना करने के लिए तैयार हो रहा था। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। आंखों पर पट्टी बांधना तो ध्यान आकर्षित करने वाला था, खासकर ये देखते हुए कि कुलीन छात्रों के बीच उसके साथ पहले से ही एक बहिष्कृत व्यक्ति जैसा व्यवहार किया जाता था। लेकिन ये करना ही था। अगर वह इस हुनर में निपुण नहीं होता तो वह असुरक्षित ही रहता। जंगल में लागबोनिया द्वारा घेर लिए जाने की याद उसके मन में कौंध गई, एक भयावह याद जो उसे इस बात की याद दिलाती थी कि नियंत्रण की कमी ने उसे कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उन्होंने संकल्प लिया, मुझे गहन अनुभूति को समझना होगा, निरंतर बदलते दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा, तथा इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना होगा। ये सोचते हुए डैमन ने दरवाज़ा खोला और दालान में कदम रखा। उसकी हरकतें सहज और बिना किसी हड़बड़ी के थीं। आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद वह लड़खड़ाया नहीं, पूरी तरह से अपनी परछाई पर निर्भर था। घंटों की मेहनत के बाद वह उसकी परिधि को 10 मीटर तक सीमित करने में कामयाब रहा, जिससे उसे एक स्पष्ट लेकिन नियंत्रित दूरी मिल गई। लिफ्ट तक पहुंचकर उसने बटन ढूंढने के लिए हाथ बढ़ाया। छोटी सी जगह में परछाइयों ने बटनों को साफ साफ दिखाया, जिससे वह आसानी से ग्राउंड फ्लोर वाले बटन को दबा सका। सुबह का समय था, जब ज्यादातर छात्र जाने की तैयारी में व्यस्त रहते थे। आमतौर पर डैमन इस समय से बचता था और रईसों की आलोचनात्मक निगाहों से बचने के लिए जल्दी या देर से निकलना पसंद करता था। हालांकि आज उसने किसी से बचने की कोई कोशिश नहीं की। लिफ्ट आराम से नीचे उतरी, उसकी धीमी सी आवाज़ सन्नाटे में घुल रही थी। दरवाजे खुलते ही डैमन लॉबी में बाहर निकला। उसने धीरे से सांस छोड़ी और आने वाले दिन की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार किया। यदि वह जीवित रहना चाहता था और फलना फूलना चाहता था तो उसे छाया की इस नई दुनिया पर विजय प्राप्त करनी होगी। छात्रावास का भूतल वैभव से भरपूर था। झूमर पॉलिश किए हुए फर्श पर हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे और प्राचीन फर्नीचर उस जगह को सजा रहे थे, जिससे यह एक महल जैसा भव्य लग रहा था।
न कि छात्र आवास जैसा। ऐसा नहीं था कि डैमन ने कभी किसी महल में कदम रखा हो। कुछ छात्र अपनी सुबह की गतिविधियों के लिए जा रहे थे, जबकि कुछ पश्चिमी विंग के डाइनिंग हॉल में नाश्ता करते हुए रुके हुए थे। नौकरानियां चुपचाप घूम रही थीं, अभ्यासी शालीनता से अपना काम कर रही थीं। हवा बातचीत की धीमी फुसफुसाहट, चीनी मिट्टी के बर्तनों की हल्की खनक और ऊंची खिड़कियों से आती धूप की चमक से भरी हुई थी। डैमन के लिए सबसे खास बात विलासिता या माहौल नहीं, बल्कि कमरे में मौजूद इंसानों द्वारा पैदा की गई रोशनी और परछाइयों का विकृत अंतर संबंध था। उसकी परछाई की समझ हर हलचल, रोशनी में हर बदलाव को पकड़ लेती थी। लोगों की भारी संख्या ने उसके नियंत्रण की परीक्षा ली, उसे गहरी सांस लेने और अपनी परछाई को 10 मीटर के दायरे में सिमटने के लिए मजबूर किया, इससे पहले कि वह नियंत्रण से बाहर हो जाए। रईसों से खचाखच भरा डाइनिंग रूम डैमन की आज सुबह की आखिरी जगह थी। उसने बाद में कैफेटेरिया में खाने का फैसला किया, जहां भीड़ ज्यादा विविधतापूर्ण होगी। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, डैमन, उत्तेजित, शोरगुल भरी आवाज सुनकर वह सिहर उठा। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह लियोना वेलेफिया है। उसे नज़रअंदाज करो, यहाँ से चले जाओ, मैं आज सुबह उस उपद्रव से नहीं निपट सकता, उसने गंभीरता से सोचा और अपनी चाल तेज कर दी। लियोना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। डैमन ने उसके साए की लहरें महसूस की, जैसे ही उसने उनके बीच की दूरी कम की, उसकी मौजूदगी ने उसके आसपास की रोशनी को विकृत कर दिया। जैसे ही वह उसका कंधा पकड़ने वाली थी, उसने धीरे से एक तरफ कदम बढ़ा दिया, जिससे वह आगे की ओर लड़खड़ा गई और लगभग गिर ही गई। उसने अपना संतुलन पुनः प्राप्त किया और बड़ी, सुनहरी आंखों से उसकी ओर मुड़ी। वाह, तुमने ये कैसे किया? उसने पूछा, उसकी नज़र उसकी आंखों पर बंधी काली पट्टी पर पड़ी। पब फ्यूचर एड्स, और वह भी पहने हुए, और वह भी कम नहीं। कमाल है, क्या ये किसी तरह का विशेष प्रशिक्षण है? उसके विस्मय से भरे स्वर ने आसपास के छात्रों की उत्सुक निगाहों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। डैमन का जबड़ा कस गया, उसकी मुट्ठियां उसकी बगलों में भींच गईं। ये दुष्ट लड़की मुझे परेशान कर रही है, उसने कड़वाहट से सोचा। उसकी ओर एक नज़र भी डाले बिना वह बोला, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब भाग जाओ, इस समय मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लियोना, उसकी बेरुखी से बेपरवाह, बस मुस्कुरा दी। पिछले 2 दिनों में वह डैमन के रूखे व्यवहार की आदी हो गई थी, और बुरा मानने के बजाय उसे उसके व्यक्तित्व का नतीजा मान रही थी। चलो साथ में नाश्ता करते हैं, उसने प्रसन्नतापूर्वक सुझाव दिया। आप खाली पेट तो नहीं जाने वाले हैं, है ना? डैमन ने मुंह बनाया, उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी तेज आवाज़ उसकी तरफ ध्यान खींच रही है। बात बिगड़ने से पहले उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए था। मैं पास हो जाऊंगा, उसने रूखेपन से कहा और उसके पास से निकल गया। रुको, उसने उसे पीछे से पुकारा। मैं तुम्हें मेरे साथ खाने के लिए 5000 ज़ेनी दूंगी। इससे वह वहीं रुक गया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। मुझे लगता है कि मैं समय निकाल सकता हूँ, उन्होंने कहा, उनका स्वर अचानक सौम्य हो गया। लियोना मुस्कुराई, साफ तौर पर खुद पर खुश। अब तक उसे डैमन की अच्छी समझ हो गई थी, वह एक ऐसा आदमी था जो हर चीज़ की कीमत लगाता था। अगर आप उसे सही रकम देते, तो वह लगभग किसी भी बात के लिए राज़ी हो जाता। कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं कि उनका रिश्ता अनोखा था। शायद यह एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत थी, या शायद यह एक लेन देन से ज़्यादा कुछ नहीं था। लियोना के लिए, जो अपनी भावनाओं और सहज ज्ञान के अनुसार जीती थी, यह एक सौहार्दपूर्ण माहौल जैसा था। डैमन के लिए, जिसकी दुनिया ठंडे तर्क से संचालित होती थी, ये बस एक व्यापार था। दोनों ने डाइनिंग हॉल में, रईसों की भीड़ से दूर, एक खाली मेज ढूंढ निकाली। लियोना बहुत खुश लग रही थी, उसकी सुनहरी आंखें ऊर्जा से चमक रही थीं। दूसरी ओर डैमन पहले जैसा ही उदास था, उसकी आंखों पर बंधी काली पट्टी उसे लगभग भूत जैसा बना रही थी। जैसे ही वे बैठे, फुसफुसाहट शुरू हो गई। उस आम आदमी ने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या वह संकर जाति का व्यक्ति अंततः अंधा हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह अभी भी अकादमी में है। चिंता मत करो, उसे जल्द ही निकाल दिया जाएगा। बस उसकी छाती पर लगे ब्रोच को देखो, ये केवल समय की बात है। डैमन ने आह भरी, उनकी बातों को अनसुना करने की कोशिश करते हुए। यही वजह थी कि वह अक्सर व्यस्त समय में डाइनिंग हॉल में जाने से बचता था। वॉर हॉल्स के कुलीन छात्रों में एकमात्र आम आदमी होने के नाते वह लगातार उनके तिरस्कार का शिकार होता था। उसकी भौहें और गहरी हो गईं जब उसने महसूस किया कि 2 नई परछाइयां उनकी मेज़ की ओर आ रही हैं। वे उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही थीं, उनकी उपस्थिति स्पष्ट और स्पष्ट थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? डैमन ने ऊपर देखने की जहमत नहीं उठाई। उसका जवाब तुरंत और सपाट था, नहीं।
इवांगेलिन ब्राइटवाटर ने डैमन की तरफ देखा, उसकी जिज्ञासा उसकी आंखों पर बंधी काली पट्टी को देखकर बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने पट्टी क्यों बांधी हुई थी, लेकिन इससे उसकी रहस्यमयी आभा और भी बढ़ गई। उसका व्यवहार पहले जैसा ही ठंडा और उदासीन था, हालांकि उसे साफ आभास हो गया था कि उसने उसके बोलने से बहुत पहले ही उसकी मौजूदगी का आभास कर लिया था। इस सूक्ष्म प्रतिक्रिया ने उसके अंदर एक अजीब सा एहसास जगा दिया। सिल्विया मूनवेल की ओर मुड़कर, जो चुपचाप उसके पास खड़ी थी, उसने इसका कारण पूछा। एल्विन लड़की ने बस कंधे उचका दिए, कोई जानकारी नहीं दी। इवांगेलिन ने आह भरते हुए अपने होंठ काटे। डैमन ग्रे हमेशा की तरह अलग थलग था, हालांकि उसे लियोना वेलेफिया के साथ बैठा देखकर उसे हैरानी हुई। उसे याद आया कि उस दुष्ट ने पूरी कक्षा में जोर से कहा था कि डैमन उसका सबसे अच्छा दोस्त है। यहाँ कोई खाली टेबल नहीं बची है, इसलिए यही एकमात्र विकल्प है, इवेंजेलिन ने हल्के लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। अनुमति का इंतजार किए बिना वह बैठ गई और सिल्विया को अपने बगल वाली सीट पर खींच लिया। डैमन ने आह भरी, उसकी चिड़चिड़ाहट स्पष्ट थी। दरअसल मुझे बुरा तो लगता है, उसने सपाट लहजे में कहा, लेकिन जाहिर है कि मेरे शब्द तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। इवेंजेलिन ने उसकी बेरुखी पर फिर से अपने होंठ काट लिए। हमेशा प्रसन्न रहने वाली लियोना ने नए लोगों को देखकर मुस्कुराए। दरअसल मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। मजबूत लोगों को एक साथ रहना चाहिए। डैमन ने एक और आह भरी, उसका धैर्य खत्म हो गया। तो मुझे चले जाना चाहिए। आखिरकार मैं अकादमी का सबसे कमजोर छात्र हूँ। लियोना ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, उसकी सुनहरी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। नहीं, तुम सबसे ताकतवर हो और मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यदि डैमन की आंखों पर पट्टी न बंधी होती तो वह उसे ऐसी चमक दिखाता कि सूरज भी जम जाता। इस लड़की को क्या हो गया है? उसने हताश होकर सोचा। मैंने उसे 100 बार कहा है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं यहाँ सिर्फ पैसे के लिए हूँ। इवेंजेलिन ने इस अजीब तनाव को महसूस करते हुए बातचीत को किसी तटस्थ विषय की ओर मोड़ने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों दोस्त हो, उसने डैमन और लियोना के बीच नज़र डालते हुए कहा। हम दोस्त नहीं हैं, डैमन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, उसके स्वर में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। लियोना अविचलित धीरे से हंसी। ये सही है, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। डैमन ने तेजी से सांस छोड़ी। मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। इस बेवकूफ़ जानवर से कोई तर्क नहीं हो सकता। कुछ ही देर बाद नौकरानियां नाश्ता लेकर आ गईं। लियोना की मौजूदगी को देखते हुए उन्होंने खाने की कई ट्रॉलियां बर्तनों से लदी हुई मंगवाईं। हालांकि खाने की इतनी भरमार सिर्फ उसके लिए नहीं थी, उन्होंने डैमन की ज़बरदस्त भूख पर भी ध्यान दिया था। ये आपके लिए युद्ध हॉल की नौकरानियां हैं। हमेशा चौकस। पब फ्यूचर एड्स। इतने सारे खाने के बावजूद डैमन को ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। उसकी परछाई को पहले ही खाना खिला दिया गया था, जिससे उसे अजीब तरह से पेट भरा हुआ महसूस हो रहा था। उसने चुपचाप खाना खाया, कटलरी की लयबद्ध खनक और धीमी बातचीत से खालीपन भर गया। दूसरी ओर इवांगेलिन चुप्पी तोड़ने पर आमादा लग रही थी। उसने ज्यादातर सवाल लियोना से पूछे, खासकर डैमन के साथ उसके रिश्ते पर। लियोना, जो हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करने को उत्सुक रहती थी, ने जोश से उनके कारनामों का वर्णन करना शुरू कर दिया। इवांगेलिन के बगल में बैठी सिल्विया मूनवेल भी डैमन जैसी ही थी। वह ज्यादातर चुप रहती थी, बस कभी कभार ऊपर देखकर दिखाती थी कि वह ध्यान दे रही है। हालांकि डैमन ये बातचीत सुनते हुए भौहें चढ़ा रहा था। इवांगेलिन की लगातार जिज्ञासा कतई छुपी नहीं थी। वह उतनी चालाक तो नहीं थी जितनी इवांगेलिन थी, लेकिन उसकी जिद कमजोर होती जा रही थी। सवालों की गहनता से अनजान लियोना अपनी बात कहने को बहुत उत्साहित थी। और फिर हम एक शराबखाने में गए, लियोना ने खुशी से कहा, लेकिन विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष ने हमें ढूंढ निकाला। मेरी सबसे अच्छी दोस्त उसे वहां ले आई, कोई दिक्कत नहीं। सिल्विया, जो अब तक चुप थी, छात्र परिषद अध्यक्ष का जिक्र सुनते ही चौंक गई। उसकी पैनी नज़र डैमन पर गई। क्या ये सच है? उसने पूछा। उसका स्वर तटस्थ था लेकिन जिज्ञासा से भरा हुआ था। क्या तुम सचमुच लिलिथ एस्ट्रानोवा से बच निकले? डैमन उन परछाइयों के बीच से उसकी जांच पड़ताल को महसूस कर सकता था जो उसे अक्सर दिखाई देती थीं। उसे नज़रअंदाज करना आसान होता, लेकिन एक याद उभर आई। सिल्विया ने एक बार दवा और जहर के बारे में अपना ज्ञान उसके साथ साझा किया था और यह अमूल्य साबित हुआ था। भविष्य में मुझे फिर से उसकी विशेषज्ञता की ज़रूरत पड़ सकती है, उसने सोचा। शायद मुझे उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने आखिरकार कहा। बस एक छोटी सी तरकीब थी, बस। मैं खुशकिस्मत था। उसने लियोना को घूर कर देखा, हालांकि उसकी आंखों पर पट्टी होने के कारण ये किसी का ध्यान नहीं गया।
लियोना ने उसकी नाराजगी से बेखबर होकर अपने मुंह में और अधिक खाना ठूंस लिया। नहीं, ऐसा नहीं था। ये था। चुप रहो, डेमन ने उसे रोकते हुए ठंडे स्वर में कहा। लियोना ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया और मुंह बनाया, लेकिन आज्ञाकारी ढंग से चुप हो गई। उसके जानवर जैसे कान थोड़े झुक गए। मेज पर फिर से अपेक्षाकृत शांति छा गई, हालांकि डेमन के विचार अभी भी सतह के नीचे उबल रहे थे। इवांगेलिन और सिल्विया ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही बराबर हैरान थीं। उन्होंने उस जंगली और अप्रत्याशित जानवर लियोना वेलेफिया को कभी किसी की बात मानते नहीं देखा था। डेमन ग्रे की मौजूदगी में उसका हमेशा का उद्दाम और बेफिक्र रवैया मानो गायब हो गया। डेमन ने गहरी सांस ली, उसकी हताशा बमुश्किल छिप पाए। आज का दिन पहले से ही असामान्य साबित हो रहा था। किसी तरह अकादमी का तथाकथित सबसे कमज़ोर छात्र अपनी कक्षा की सबसे मजबूत और सबसे प्रमुख लड़कियों के साथ बैठा। ये कितनी भयानक घटना है, उसने लियोना की ओर देखते हुए कड़वाहट से सोचा। बस खा लो, मैं निकल जाऊंगा, वह बुदबुदाया। मेरे पास पूरा दिन नहीं है। लियोना ने प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाया और भोजन में डूबने से पहले उसे मुस्कुराकर उत्तर दिया। इवेंजेलिन ने एक क्षण तक उसे ध्यान से देखा, उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अगर मैं पूछूं तो आपने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या आप देख भी सकते हैं? डेमन ने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और अपना खाना खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसे तीनों लड़कियों द्वारा अपनी मेज़ पर लाए जाने वाले ध्यान से नफरत थी। उनकी उपस्थिति आसपास के छात्रों की अनगिनत निगाहों को अपनी ओर खींचती थी। उसके जैसे उदास अकेले व्यक्ति को ऐसी अवांछित रुचि का केंद्र बनने की कोई इच्छा नहीं थी। इवांगेलिन ने अपने होंठ काट लिए, उसकी बर्खास्तगी का दर्द महसूस करते हुए। वह विनम्र होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके ठंडे रवैये ने माहौल को असहज बना दिया। सिल्विया ने अपनी दोस्त की परेशानी को देखा और हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। वह सही कह रही है। क्या तुम इसे पहनकर भी देख सकते हो? डेमन एक पल के लिए रुका, सिल्विया को भी नज़रअंदाज करने के बारे में सोचा, लेकिन जल्दी ही इस विचार को खारिज कर दिया। उसका ज्ञान पहले भी मूल्यवान साबित हुआ था और उसे फिर से उसकी विशेषज्ञता की ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं, मैं नहीं देख सकता, उसने साफ जवाब दिया। इसमें मेरी आंखें कुछ भी नहीं देख सकतीं। लियोना के कान खड़े हो गए, उसकी सुनहरी आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। क्या ये किसी प्रकार का प्रशिक्षण है? ये कैसे काम करता है? डेमन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी प्लेट दूर धकेलते हुए चुप रहा। लियोना बिना किसी हिचकिचाहट के शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और पेजर निकाला। मैं आपकी अच्छाई और मित्रता खरीदना चाहता हूँ। मेरा प्रस्ताव है 10,000। आंखों पर पट्टी के पीछे डेमन की आंखें सिकुड़ गईं। इस लड़की ने उसे सचमुच पहचान लिया था। वह जानती थी कि वह आसानी से मिलने वाले पैसों से इनकार नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे उसकी हरकतों का मजा ही क्यों न लेना पड़े। पैसे के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, उसने कड़वाहट से सोचा। मैंने भीख मांगी है, मैंने चोरी की है। थोड़ा सा स्वाभिमान बेचना कुछ नहीं है। सिल्विया और इवांगेलिन ने एक साथ भौहें चढ़ाईं, उसकी चुप्पी को गलत समझते हुए। उन्होंने शायद यह मान लिया होगा कि वह लियोना के इस बेबाक प्रस्ताव से नाराज हो गया था। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, डेमन ने हल्की सी मुस्कान देकर उन्हें चौंका दिया, एक दुर्लभ और बेचैन कर देने वाला नज़ारा। मुस्कान हल्की और उदास थी, लेकिन साफ दिख रही थी। ठीक है, उसने कहा, उसकी आवाज़ में मनोरंजन का भाव था। दोनों लड़कियां अविश्वास से पलकें झपकाने लगीं, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। डेमन मुस्कुराया था। लियोना की दिशा में अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसने आगे कहा, यह आंखों पर पट्टी है। वह अचानक रुक गया, उसकी मुद्रा अकड़ गई। उसकी परछाई ने उसे सचेत किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसकी उपस्थिति ठंडी और आक्रामक थी। एक अहंकारी, आत्मविश्वासी आवाज गूंजने पर सन्नाटा टूट गया। लगता है प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए कोई खाली सीट नहीं है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, लेडी ब्राइटवाटर? वक्ता ने प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की और सहजता से डेमन के सामने वाली सीट पर बैठ गया। डेमन का आभामंडल तुरंत ही काला पड़ गया तथा उसमें से एक ठंडक फैल गई, क्योंकि उसने अपनी परछाई के माध्यम से घुसपैठिए को महसूस किया। ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट। डेमन की आंखें, जो उसकी आंखों पर पट्टी के नीचे छिपी थीं, ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट के प्रति क्रोध, आक्रोश और हर नकारात्मक भावना से जल रही होंगी। लेकिन चूंकि वे बंद और धुंधली थीं, इसलिए वह अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए केवल अपनी छाया बोध पर ही निर्भर रह सकता था। जब ज़ैंडर ने मेज पर बैठने का फैसला किया तो उसका मूड और भी खराब हो गया। डेमन की छायाओं की एक रंगी दुनिया में ज़ैंडर की ऊंची और शक्तिशाली आभा किसी पॉलिश किए हुए ब्लेड की तरह उभरकर सामने आती थी। ज़ैंडर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बिखेरता था, ऐसा जो अपने अस्तित्व मात्र से ही सम्मान की मांग करता प्रतीत होता था।
ऐसा लगता था मानो वह अटल सिद्धांतों पर जी रहा हो और खुद को एक ऐसी गरिमा के साथ प्रस्तुत कर रहा हो जिससे डैमन ईर्ष्या भी करता था और घृणा भी। और यही कारण था कि डैमन उससे नफरत करता था। डैमन के लिए जीवन सर्वोपरि था और वह जीवित रहने के लिए सिद्धांतों, गौरव या किसी भी अन्य आवश्यक चीज का त्याग करने से नहीं हिचकिचाएगा। विशेषाधिकार और शक्ति में जन्मे कुलीन ज़ैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट और डैमन ग्रे, एक आम आदमी जिसने जीवन में संघर्ष करके अपना रास्ता बनाया था, के बीच यही अंतर था। ये भावना दोनों की थी। ज़ैंडर को भी डैमन से कोई लगाव नहीं था। ज़ैंडर ने मेज पर बैठी लड़कियों को संबोधित करते हुए विनम्रतापूर्वक अपना सिर झुकाया। लेडी मूनवेल, उन्होंने सहजता से अभिवादन किया, उनका स्वर शाही था। वह लियोना की ओर मुड़ा। सुप्रभात, लेडी वेलेफियर। अंततः उसकी नज़र इवेंजेलिन पर पड़ी। अतिक्रमण के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेडी ब्राइटवाटर। आपको भी सुप्रभात। लेकिन जब उसकी नज़र डैमन पर पड़ी तो उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसका स्वर तीखा हो गया। आम आदमी। डैमन ने एक पल भी नहीं गंवाया और उतनी ही तीव्रता से उसका उपहास किया। महान। उनके बीच का माहौल तनाव से भर गया, जो ध्यान देने वाले किसी भी व्यक्ति को महसूस हो सकता था। यह एक दुर्लभ घटना थी। ज़ैंडर ने डैमन के अस्तित्व को शायद ही कभी स्वीकार किया हो। ज्यादातर वह डैमन को चलते फिरते कीट कह देता था, भले ही डैमन उसके ठीक सामने खड़ा हो। फिर भी अब उसने सीधे उसकी ओर देखा था, उसका तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। डैमन ने चाय का प्याला होंठों से लगाया, तभी एक नौकरानी ज़ैंडर का नाश्ता मेज पर रख रही थी। हर पल उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब वह अकादमी का तथाकथित सबसे कमज़ोर छात्र, 4 सबसे मजबूत छात्रों के बीच बैठा था। यह एक लंबा दिन होने वाला है, डैमन ने कड़वाहट से सोचा और अपना कप नीचे रख दिया। वह ज़ैंडर की नापसंदगी भरी निगाहों को महसूस कर सकता था, शायद चाय का प्याला पकड़ने के उसके आश्चर्यजनक रूप से परिष्कृत अंदाज को देखते हुए। लेकिन डैमन को इसकी परवाह नहीं थी। वह यहाँ किसी को प्रभावित करने नहीं आया था। वह यहाँ सिर्फ एक ही वजह से आया था, लियोना वेलेफियर ने उसे अपने साथ नाश्ता करने के लिए पैसे दिए थे। मैं पैसे के लिए क्या क्या करता हूँ, उसने मुंह बनाते हुए सोचा। सिल्विया और इवांगेलिन दोनों ने डैमन और ज़ैंडर के बीच बढ़ते तनाव को भांप लिया। हालांकि वह राक्षसी लियोना बेखबर अपने ही विचारों में खोई हुई थी। एक चमकदार मुस्कान के साथ वह ज़ैंडर के व्यवधान को अनदेखा करते हुए अपने पहले वाले प्रश्न पर लौट आए। हमें बताओ। डैमन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। बताता हूँ क्या? लियोना ने आगे झुकते हुए शरारत से मुस्कुराया। पब फ्यूचर एड्स। तुम अच्छे बनने के लिए तैयार हो गए थे, याद है? तुम हमें अपनी आंखों पर पट्टी बांधने के बारे में बताने वाले थे। डैमन ने आह भरी, उसकी अनिच्छा स्पष्ट थी। ठीक है, वह बुदबुदाया। इवांगेलिन और सिल्विया भी डैमन की आंखों पर बंधी पट्टी के बारे में जानने को उत्सुक थीं। ज़ैंडर ने उनकी दिलचस्पी देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं और थोड़ा आगे झुक गया। डैमन ने अंततः चुप्पी तोड़ी। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह आंखों पर पट्टी मेरे प्रशिक्षण के लिए है। यह मेरी इंद्रियों को तेज करने के लिए है। ज़ैंडर ने उपहास किया, उसकी आवाज़ में तिरस्कार झलक रहा था। क्या बकवास है? आप उम्मीद करते हैं कि हम उस बकवास पर विश्वास कर लेंगे? डैमन ने उसकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली और सोचा कि ज़ैंडर को अनदेखा करना जवाब देने से कहीं अधिक अपमानजनक होगा। ज़ैंडर का गुस्सा और गहरा हो गया, उसकी हताशा साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि सिल्विया सचमुच उत्सुक थी। उसके लिए डैमन रहस्य में डूबा हुआ था और वह उसके बारे में और जानने के लिए बेताब थी। लेकिन आप तो देख सकते हैं न? उसने उत्सुकता से पूछा। डैमन ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज़ शांत और संतुलित थी। नहीं, मैं नहीं कर सकता। कम से कम अपनी आंखों से तो नहीं। सिल्विया की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। एक बुद्धिजीवी होने के नाते यह विचार उसे बहुत आकर्षित कर रहा था। वह थोड़ा झुकी, उसका स्वर जिज्ञासापूर्ण था। ऐसा कैसे? फिर आप क्या इस्तेमाल करते हैं? डैमन अपनी छाया बोध को उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपना स्पष्टीकरण स्पष्ट रखने का निर्णय लिया। आंखें ही दुनिया को देखने का एकमात्र तरीका नहीं हैं। हम उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, लेकिन वे हमें धोखा दे सकती हैं। अपनी आंखें बंद करके मैंने खुद को दुनिया को अलग तरह से देखने का प्रशिक्षण दिया है। इसे अपनाना आसान नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा साफ देख सकता हूँ, ऐसी सच्चाइयाँ जो मेरी आंखें मुझे कभी नहीं दिखा पाती। सिल्विया और इवेंजेलिन ने एक दूसरे को प्रभावित दृष्टि से देखा, वे स्पष्ट रूप से उसके स्पष्टीकरण से प्रभावित थीं। दूसरी ओर ज़ैंडर ने उपहासपूर्ण ढंग से उपहास किया। बेतुका। डैमन ने फिर भी उसकी ओर नहीं देखा और टिप्पणी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लियोना की सुनहरी आंखें शरारत से चमक उठीं जब उसने अपना हाथ उठाया और मुस्कुराए। अब मैं कितनी उंगलियां ऊपर उठा रहा हूं?
जैंडर मुस्कुराया, उसे विश्वास था कि डैमन खुद को शर्मिंदा करने वाला था। बिना अपना सिर घुमाए ही डैमन ने जवाब दिया, 4 उंगलियां। नंबर बदलते ही लियोना की मुस्कान और चौड़ी हो गई। 2, 5। तुमने अपना हाथ मुट्ठी में बांध लिया है। तुमने एक कांटा पकड़ा हुआ है। लियोना ने कई इशारों से डैमन की क्षमताओं का परीक्षण किया। हर बार उसने बिना किसी हिचकिचाहट या हरकत के सही उत्तर दिया। इवेंजेलिन ने अपने हाथ ताली बजाई, उसकी प्रशंसा स्पष्ट थी। यह अविश्वसनीय है, ये सोचना कि आप अपनी इंद्रियों को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं। जैंडर की मुस्कुराहट गायब हो गई, उसकी जगह एक तिरस्कारपूर्ण भाव ने ले ली। यह कोई जादू ही होगा। वह अपनी आंखों के बिना देख ही नहीं सकता। सिल्विया ने अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति विचारमग्न थी। नहीं, मुझे कोई जादू महसूस नहीं हुआ। उसने तो अपना मन भी नहीं हिलाया। इवेंजेलिन का आश्चर्य और बढ़ गया और वह गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए डैमन की ओर मुड़ी। तुम सचमुच कुछ खास हो, जैसी कि मुझे हराने वाले से उम्मीद थी। जैंडर स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें उसकी बातें समझते हुए चौड़ी हो गईं। उसने इवांगेलिन और डैमन के बीच देखा, अविश्वास से उसकी नज़रें सिकुड़ गईं। ये हास्यास्पद है। मुझे यह विश्वास करना कठिन लगता है कि यह साधारण व्यक्ति, जिसके पास इतनी कम मात्रा में मन है, किसी को भी हरा सकता है। तुम्हें तो छोड़ ही दीजिए। इवेंजेलिन ने भौहें चढ़ाईं, उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़ती गई, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, डैमन ने अंततः अपना सिर जैंडर की ओर घुमा दिया। क्या बेतुका ही एकमात्र शब्द है जो आप जानते हैं? डैमन ने व्यंग्य किया। तुम बिना बुलाए यहाँ आ गए, एक प्रेम रोगी मूर्ख की तरह व्यवहार करते हो और उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से हो, प्रेमी लड़के, लेकिन इस तरह से तुम किसी महिला का दिल नहीं जीत सकते। जैंडर का सामान्यतः शांत स्वभाव टूट गया तथा उसकी जबड़ा स्पष्ट हताशा में कस गया। लियोना ने नाटक को भांपते हुए उत्सुकता से आगे की ओर झुकी। प्रेम रोगी, उसका क्या मतलब है, डैमन? डैमन ने एक क्रूर मुस्कुराहट दबा दी और इस अवसर का आनंद लिया। ठीक समय पर, उसने सोचा। जाहिर है, उस मूर्ख को किसी पर क्रश है, डैमन ने कहा, उसकी आवाज़ सहज लेकिन तीखी थी। वह जानबूझकर रुक गया और लियोना की जिज्ञासा के चरम पर पहुंचने का इंतजार करने लगा। लियोना की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। किस पर? बताओ, बताओ, और बेहतर होगा कि वह मुझ पर न हो, वह निश्चित रूप से मेरे टाइप का नहीं है। डैमन की मुस्कान दुष्टता में बदल गई जब वह घातक प्रहार करने के लिए तैयार हुआ। ये तो साफ है ना? जैंडर को इस पर क्रश है। जैंडर अचानक खड़ा होकर मेज पर अपने हाथ पटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आम आदमी? मैं तुम्हें द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। डैमन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, प्रभावित नहीं हुआ। हट जा, मैं तुझसे क्यों लड़ूंगा, बेवकूफ़। जैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट ने जिंदगी में इससे ज्यादा अपमान कभी महसूस नहीं किया था, और यह बात कि यह इवांगेलिन के सामने हुआ, जिस पर उसका पुराना क्रश था, ने इसे और भी बदतर बना दिया। डैमन का जानबूझकर किया गया अपमान निर्दयी था और दर्शकों के सामने ही सटीकता और द्वेष के साथ दिया गया था। डैमन पीछे झुक गया और जैंडर को गुस्से में देखकर एक अलग ही आनंद में डूब गया। चाहे वो कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, वो अभी भी एक किशोर ही है। मैं इन बेवकूफ़ाना क्रश को कभी नहीं समझ पाऊंगा। जैंडर का गुस्सा किसी की नज़रों से छिपा नहीं था। डाइनिंग हॉल की शांत गुनगुनाहट बड़बड़ाहट में बदल गई क्योंकि छात्र फुसफुसाने लगे और अपनी मेज़ की ओर उत्सुकता भरी निगाहें डालने लगे। क्या जैंडर रेवेंसक्रॉफ्ट सचमुच उस आदमी से द्वंद्वयुद्ध करने जा रहा है? बिल्कुल, अगर उसमें ज़रा भी सम्मान है तो वह संतुष्टि की मांग करेगा और लड़ेगा। रुको, क्या ये डेमन ग्रे नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपका मतलब उस व्यक्ति से है जो रैंकिंग में सबसे नीचे है। ये वही है, परिवीक्षाधीन छात्र। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? उसके जैसा कोई भी व्यक्ति रेवेंसक्रॉफ्ट के खिलाफ मुकाबला नहीं कर रहा है। डैमन ने आह भरते हुए अपना चाय का कप फिर से उठा लिया, क्योंकि फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। इतना बेवजह ध्यान, ये नेक बेवकूफ़ सचमुच सोचते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए लड़ूंगा क्योंकि किसी घमंडी बेवकूफ़ ने इसके लिए कहा है। साहब, मेरी पीठ थपथपा सकते हैं। दूसरी ओर जैंडर उबल रहा था। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं, उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गई थीं और वह दांत पीस रहा था। तुम्हारी घटिया गालियां बेकार हैं, जैंडर गुर्राया। मैं तुम्हें सम्मानजनक लड़ाई की चुनौती देता हूं। डैमन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने चाय का एक घूंट लिया और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, और मैंने कहा, भाग जाओ। इस तीखी बर्खास्तगी ने कुछ फुसफुसाहटों को शांत कर दिया। दोनों के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा था। मेज़ पर बैठी इवांगेलिन और सिल्विया की आंखें फटी की फटी रह गईं। मामला उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बिगड़ चुका था और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे शांत किया जाए।
फिर भी वे समझ गईं कि ज़ैंडर जैसे रईसों के लिए ऐसी प्रतिक्रिया असामान्य नहीं थी। सिल्विया इवांगेलिन की ओर थोड़ा झुकी और फुसफुसाने लगी। किसी कुलीन वर्ग द्वारा अपमानित महसूस करने पर द्वंद्वयुद्ध का सहारा लेना असामान्य नहीं है, खासकर रेवेंसक्रॉफ्ट जैसे योद्धा घराने से। वे इस तरह से पूर्वानुमानित होते हैं। इवांगेलिन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र डैमन पर ही रही, जो बढ़ती भीड़ और बढ़ते तनाव से बेपरवाह लग रहा था। दोनों लड़कों के व्यवहार में और भी ज्यादा फर्क था। ज़ैंडर उग्र और आक्रोशित, और डैमन शांत और पूरी तरह से उदासीन। लियोना, जो चुपचाप देख रही थी, मुस्कुराए। उसकी सुनहरी आंखें खुशी से चमक उठीं। जब वह आगे झुकी तो साफ जाहिर था कि वह इस तमाशे का आनंद ले रही थी। वह अपनी उत्तेजना को बड़ी मुश्किल से रोक पा रही थी, लगभग अपनी सीट पर उछल रही थी। वाह डैमन, तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो। मैं इंतजार नहीं कर सकता। डैमन ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज़ शांत किंतु नकारात्मक थी। मेरे पास उसके साथ खेलने का कोई कारण नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई मुझसे लड़ाई के लिए कहता है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे लड़ाई दूंगा। सिर्फ बेवकूफ़ ही लड़ते हैं जब उनके पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं होता। ज़ैंडर ने उपहास किया, उसकी चिड़चिड़ाहट फूट पड़ी। क्या तुम डर रहे हो? अगर तुमने सचमुच लेडी ब्राइटवाटर को हरा दिया है तो तुम्हें मुझसे लड़ने में डर नहीं लगना चाहिए। पब फ्यूचर एड्स। डैमन ने हताश होकर आह भरी। मैंने कभी कुछ दावा नहीं किया। मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उसी ने कहा था कि मैंने उसे हराया है। क्या तुम उसे झूठा कह रहे हो? ज़ैंडर ने इवांगेलिन की तरफ देखा, उसकी भावभंगिमा तटस्थ लेकिन विचारमग्न थी। डैमन के शब्दों ने निस्संदेह उसकी नज़रों में उसे बदनाम कर दिया था, और यह एहसास उसे चुभ गया। मैं नीच जन्म वाले कूड़े से इससे कम की उम्मीद नहीं करूंगा। तुम में कोई सम्मान नहीं है, ज़ैंडर ने व्यंग्य किया। डैमन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। सम्मान से कभी किसी का क्या भला हुआ है? ज़ैंडर की आंखें सिकुड़ गईं, उसका अभिमान और अधिक आहत हुआ। सिल्विया, जो चुपचाप देख रही थी, अपनी कनपटियां रगड़ते हुए आह भरने लगी। तुम दोनों को शांत होने की ज़रूरत है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डैमन ने कंधे उचकाए। मैं शांत हूँ। तुम्हें ये बात वहाँ बैठे प्रेमी को बता देनी चाहिए। उसे सचमुच शांत होने की ज़रूरत है। ज़ैंडर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खुद को रोक न पाने के कारण उसने डैमन का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। डैमन बिल्कुल स्थिर रहा, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, मानो ऊब गया हो। आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद वह अपनी परछाई से सब कुछ देख सकता था। ज़ैंडर के कांपते हाथ, उसके चेहरे की लाली, उसकी आंखों में निराशा। डैमन ने शांतिपूर्वक कहा, उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। अरे, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरा सुझाव है कि तुम जाने दो। मुझे बचकानी लड़ाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर तुम मौत तक लड़ना चाहते हो तो मैं मान सकता हूँ। हम साथ साथ जंगल में चल सकते हैं, हम में से सिर्फ एक ही वापस आएगा। उसकी आवाज़ नीरस थी, लगभग उदासीन, लेकिन उसमें एक स्पष्ट वजन था। कमरा हल्का सा अंधेरा होता हुआ प्रतीत हो रहा था। कमरे के कोनों में परछाइयाँ धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं। बाकी सभी के लिए ये हत्या के इरादे की एक दम घोंटने वाली लहर थी, ठंडी और निर्विवाद। लियोना, जो आमतौर पर बेफिक्र रहती थी, कांप उठी। सिल्विया ने अपने होंठ काटे, अपनी रीढ़ की हड्डी में उठती बेचैनी को दबाने की कोशिश की। यहाँ तक कि इवांगेलिन, जो संयमित थी, अपने चेहरे पर आश्चर्य की झलक नहीं छिपा पाए। यह कोई धोखा नहीं था। डैमन की हत्या की मंशा ऐसी थी जो सिर्फ उसी व्यक्ति से आ सकती है जिसने पहले किसी की जान ली हो, और वह भी अपनी मर्जी से। ज़ैंडर, अपने अहंकार से प्रेरित होकर पीछे हटने में असमर्थ, डैमन के कॉलर पर अपनी पकड़ बनाए रखा। डैमन, जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, अपनी वर्दी की जैकेट में हाथ डालने लगा। बस, बहुत हो गया। सिल्विया अचानक उठ खड़ी हुई और बोली। उसकी आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उसकी धूसर आंखों से उसकी बेचैनी जाहिर हो रही थी। प्रथम वर्ष के छात्रों को मौत तक लड़ने की अनुमति नहीं है, विशेष रूप से किसी तुच्छ बात पर नहीं। ज़ैंडर ने डैमन का कॉलर छोड़ने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। उसका अभिमान अभी भी बरकरार था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से हिल गया था। इवेंजेलिन ने सहमति में सिर हिलाया। वह सही कह रही है। यह अनुचित है। ज़ैंडर ने आह भरी, उसकी हताशा स्पष्ट थी। तो फिर आप क्या सुझाव देंगे कि हम इसे कैसे सुलझाएं? सिल्विया ने अपनी बाहें मोड़ लीं, और सोचते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं। आज हमारे पास केवल एक सिद्धांत आधारित कक्षा है, बाकी व्यवहारिक हैं। हमारी आखिरी कक्षा प्रोफेसर ब्लैकथॉर्न का जादू विरोधी युद्ध प्रशिक्षण है ना? डैमन ने अपनी आंखों पर पट्टी के नीचे से एक भौं उठाए। इसलिए सिल्विया की ग्रे आंखें एक विचार से चमक उठीं। आप वहां प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
इवेंजेलिन ने अपना सिर हिलाया। मुझे बहुत संदेह है कि प्रोफेसर ब्लैकथॉर्न उन्हें सीधे लड़ने की अनुमति देंगे। जब तक कि सिल्विया ने सिर हिलाकर उसकी बात बीच में ही रोक दी। ये सही है, वे एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। इसके बजाय वे जादुई तोपखाने का सामना कर सकते हैं, जो एक निश्चित कठिनाई स्तर पर सबसे लंबे समय तक टिकेगा, वह जीत जाएगा। जादुई तोपखाने का जिक्र सुनते ही सब लोग ठिठक गए। जादुई महाद्वीप से प्राप्त ये तोपखाना मूल रूप से दानव युद्धों के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन बाद में इसे एक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। यह उपयोगकर्ता पर जादुई हमलों की लगातार बौछारें करता था, जिससे उसकी गति, सजगता और बाधाओं का परीक्षण होता था। ज़ैंडर अपनी बाहें पार करके वापस बैठ गया। तो फिर बहुत अच्छे, डेमन ने उपहास किया। और मैं क्यों करूं? मुझे इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ज़ैंडर ने उसे घूरा, लेकिन लियोना ने शरारत से मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया। मुझे पता है, ज़ैंडर अगर हार जाता है तो वह तुम्हें पैसे देगा। डेमन ने अपनी थोड़ी पकड़ ली और सोचने का नाटक करने लगा। यह मेरे लिए काम करता है। अगर मैं जीत गया तो मुझे 5 लाख ज़ेनी मिलेंगे। ज़ैंडर ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए उपहास किया। सचमुच, आपके पास कोई सम्मान नहीं है। डेमन ने लापरवाही से पीछे झुकते हुए आह भरी। इससे कब से कोई फर्क पड़ने लगा है? ज़ैंडर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका अभिमान उसे पीछे हटने को तैयार नहीं था। बहुत अच्छा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आप मुझसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। उसने इवांगेलिन की ओर एक संक्षिप्त नज़र डाली, स्पष्टतः उसे प्रभावित करने की उम्मीद में। डेमन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपना चेहरा ज़ैंडर की ओर घुमाया, उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास भरा भाव था। तुम जीत नहीं पाओगे।